हाँ बोलो। सेम सिचुएशन में सुनना, मैं बोलता हूँ ये 8 मीटर जाने में कितना लेगी वेव, तो बच्चों के दिमाग 4 सेकंड आगे जाने में 4 पीछे आने में, तो बच्चों के दिमाग में पहले 8 सेकंड आएगा। बोलो तो वो तो 8 सेकंड बाद सेम सिचुएशन नहीं, नो डाउट 8 सेकंड बाद होगी ऊपर। ये इधर देख 4 में आ गई ऊपर हिल के वापस वेव ऊपर ही आई, तो 8 में होगी ऊपर, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उल्टी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उल्टी। क्रॉस हो गया, टी पर आ गया, क्रॉस हो गया, टी बराबर। अब 8 के बाद एक जाना और एक आना, 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड। यस सब 10 में देखो आगे जा रही है ऊपर, नहीं ये रिजिड एंड है तो वेव उल्टी होगी, जहां आगे रही है तो नीचे होगी, वेव उल्टी, वेव उल्टी। ए वेव इन्वर्टेड है, हटा दे इसको। टी बराबर 10, फिर 4 जाना और 4 आना, बच्चों को लगता है 18 सेकंड, तो देखो यहां से वेव उल्टी हो गई, उल्टी गई, तो 18 सेकंड में देखो डायरेक्शन भी उल्टी और वेव भी उल्टी है। वेव उल्टी, डायरेक्शन उल्टी, वेव उल्टी, डायरेक्शन भी उल्टी, डायरेक्शन भी उल्टी, बर्बाद होगा इसका तो। ठीक है, ये गया 18। अब आजा 18 में यहां भी वेव, ये यूं जा रही है, फिर ये यूं जाके वापस उलट के आएगी, तो टी बराबर आप देखो यहां जाएगी टकरा के आप ऊपर हो गई है, तो 20 सेकंड बिल्कुल ओके। इसमें देखो जहां भी आगे रही है और है भी ऊपर, वापस देख 4 सेकंड के बाद वेव तो ऊपर, ये देख 4, ये यूं गई 4 में, फिर ये उछल के वापस यूं आई, 8 सेकंड देगा, लेकिन इधर जा रही है, फिर 9 10 में उल्टी, ये देख यूं जा रही है, फिर यूं गई 14 और 4, ये देख सॉरी उल्टी की उल्टी 18, 18 में जा भी कर रही है और वेव भी उल्टी है, 19 फिर सीधी हो गई 20 में वेव सीधी हो गई मेरे लाल, तो 20 में वेव बिल्कुल सीधी। समझ गए? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। अब इसमें आप और भी सोच सकते हो, एक काम करना रे, इधर इस वेव को इधर भेज के सोचना, एक बार उसको भी रिजिड कर देना, फिर सोचना, एक बार दोनों को फ्री कर देना, सोचना, खुद बनाओ क्वेश्चन। मेरे भरोसे नहीं बैठता, बर्बाद होगा, मेरे भरोसे रहेगा। ठीक है, खुद क्वेश्चन बना, एक बार उसको रिजिड, उसको डायरेक्शन उल्टी कर दे, है ना, बनाते जाओ, सोचते जाओ, पॉज कर करके देखो इस वीडियो को। तो सर ये तो समझ में आ गया, अब सुनना है बेटा, अब सुन। अब अपने को क्या बनानी है, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन बाद में देखेंगे। देख सुन, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन अपन देखेंगे, लेकिन अपन को साउंड उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ अभी देखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ ये सॉरी ट्रांसमिशन ऑफ वेव भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो ट्रांसमिशन ऑफ मैं तेरे को वहां पर बता दूंगा स्टैंडिंग में। अब देख साउंड, अपन क्या करते हैं सर, सुनना लॉन्गिट्यूडनल वेव पे आ जाते हैं, फिर इको पढ़ेंगे, इको लाउडनेस और बीट से एक साथ पढ़ लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है। साउंड वेव है ना, मतलब इन समझते साउंड की जगह मैकेनिकल वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब अपने को लॉन्गिट्यूडनल वेव देखनी, लॉन्गिट्यूडनल वेव में सबसे बड़ा एग्जांपल है साउंड, है ना, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। गैसियस मीडियम में ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव अपन परफॉर्म मूव करवा सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव गैसियस मीडियम में नहीं बना सकते, है ना। तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमको साउंड पढ़ना, देखो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज ये हमारा कान सुन सकता है, ऑडिबल, ठीक है, ये ऑडिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये इंसान सुन सकता है, दिस इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। 20,000 से ऊपर को बोलते हैं, बोलो अल्ट्रासोनिक, ठीक है, और 20 से कम को बोलते हैं इंफ्रा। ये हम नहीं सुन सकते, लेकिन डॉग हो गया, ठीक है, कुछ एनिमल होते हैं जो सुन सकते हैं, डॉग हो गया, डॉल्फिन हो गई, ठीक है, और भी होते हैं, कॉकरोच हो गया, है ना, तुम मेरा बायोलॉजी और तुम मेरे साथ जानते हो, तो ये देखना इंफ्रासोनिक साउंड, कुछ एनिमल है जो सुन सकते हैं। देखो अर्थक्वेक में क्या बोला मैंने, अर्थक्वेक याद है, एपिसेंटर और हाइपोसेंटर मैंने थोड़ा बहुत बताया था, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, इस पे क्वेश्चन भी पूछा होगा। अर्थक्वेक में ये वेव प्रोड्यूस होती है, अर्थक्वेक में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो इंफ्रासोनिक होती है, जो हमें तो नहीं सुनाई देती, लेकिन डॉग हो गया, कॉकरोच हो गया, है ना, शायद डॉल्फिन्स वगैरह हो गई, कुछ व्हेल्स हो गई, वो सब एब्नॉर्मल बिहेवियर करती है, क्योंकि उनको अर्थक्वेक की ये साउंड या ये वाली जो वेव्स है वो सुनाई दे रही होती है, हमें नहीं सुनाई, वो बेचैन हो जाते हैं, उनको लगता है कुछ अजीब हो रहा है, हमें नहीं पता पड़ता है, हमें तो झटका खा के नीचे गिरती है मालूम पड़ता है। आप देखो अल्ट्रासोनिक 20,000 से ऊपर, ये हाई एनर्जेटिक वेव है, क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जेटिक वेव, इनमें एनर्जी बहुत होती है, इसीलिए इनके खूब सारे प्रैक्टिकल पर्पस भी है। तेरे 9th क्लास में देखा होगा, जैसे मैंने तेरे से एक आयरन बीम मंगाई, तेरे कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब तेरे गर्डर वगैरह बनाता तो बढ़िया लोहे का काम है, आयरन का, तेरे पिताजी के फैक्ट्री है 4-5, मैंने तेरे से गर्डर मंगाई लोहे की, है ना, मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया इंजीनियरिंग का गर्डर, उसमें अगर क्रैक है तो अब मैं कैसे पता करूं गर्डर के अंदर क्रैक है,
तो उसमें क्या होता है बेटा, साउंड गुजारी जाती है। और आपको पता है साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो अंदर क्या, जहां पे क्रैक है वहां वैक्यूम बन जाता है, और जहां वैक्यूम बन जाता है वहां से वेव रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डिटेक्टर लगाता हूं, क्या लगाता हूं बेटा, साउंड डिटेक्टर। तो यहाँ तो डिटेक्ट हो जाती है साउंड वेव, यहाँ तो, लेकिन यहाँ नहीं डिटेक्ट हो पाती है। तो मैं बोलता हूं इतने पोर्शन में इसका मतलब यहाँ से वेव नहीं आ पा रही, मतलब बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसका मतलब बीच में क्रैक है, तो हम इसको रिप्लेस करवा देंगे, समझ गए। तो बड़ी बड़ी गर्डर्स में क्रैक का पता लगा लेता हूँ। सर अल्ट्रासोनिक साउंड क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा है, तो इससे मेरा रिजल्ट सही आने की संभावना ज्यादा है। अगर मैंने इंफ्रासोनिक या थोड़ी कम एनर्जी वाली की, तो हो सकता है वो एनर्जी खत्म होने की वजह से वेव नहीं पहुंचे, तो मेरे को ऐसा लगेगा क्रैक है, नहीं। अच्छा, एक सोनार सिस्टम, अल्ट्रासोनिक का एक तगड़ा यूज है सोनार सिस्टम। ये देख, सुना नहीं रहे सर, मेरे मम्मी बहुत सोने का काम कर रहा है। सोनार है ना, साउंड बेस्ड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये देख, ये ट्रांसमीटर, ये रिसीवर। सोनार में क्या होता है बेटा, एक साउंड वेव भेजते हैं है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्यान रखना है, पूछा क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक। तो ये मैं बोलूं बेंच से टकरा के या फिर बॉटम से टकरा के वापस, सॉरी क्या है, बॉटम से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे अपना कैप्टन बैठा होता है ना, उसके यहाँ मीटर, सर धूप में मीटर, अरे बेटा है ना, तो यहाँ पे मॉनिटर या मीटर लगा हुआ है ना, जिसमें यहाँ पे रीडिंग आ जाती है कि समुद्र, इसकी ओशन की डेप्थ कितनी है, यहाँ पे आ जाता है जैसे 800, तो बोलता हमें अभी 800 है, समझ गया। अब देख वो कैसे आती है, देखना हो, माना ओशन की डेप्थ दी है, तो मैं बोलूं ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक जाने में टाइम, ट्रांसमीटर से वेव ट्रांसमिट हुई, तब यहाँ पे अंदर क्या होता है, स्टॉपवॉच ऑन हो जाती है, वो सब अंदर मॉनिटर के अंदर सिस्टम सेट होता है, तो प्रोग्राम सेट होता है। तो ट्रांसमीटर से जैसे ही वेव निकलती है, टाइम स्टार्ट, ये 0 से स्टार्ट है ना, और फिर यहाँ के टाइम रुक जाता है। तो मैं बोलता हूँ डेल्टा टी बराबर टी टाइम लग गया, और टी टाइम में साउंड की स्पीड वी वेव जो भी होगी, ओशन के सॉल्टी वाटर में साउंड की स्पीड जो भी होगी है ना, तो मैं बोलता हूँ इसकी अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव की जो भी स्पीड होगी, तो बोलता हूँ वी वेव इनटू टी। इतने टाइम में 2D चला, सर ये 2D क्यों करा, ए बेटा तेरे रिसीवर ने जब रिसीव करी, ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट करी और रिसीवर ने रिसीव करी, तो जाना और आना दोनों है ना, तो डी जाना और डी आना, तो टोटल 2D दूरी है ना, इनको में भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं बोलूं बैंक उसमें बॉटम तक गई डी और आई डी, 2D, तो जाना और आना, तो v स्पीड से हमारी अल्ट्रासोनिक वेव टी गई और आई, तो v वेव इनटू टी, v वेव इनटू टी, इतनी देर वो पानी के अंदर रही, तो इतनी देर में वो जाना और आना दोनों चल के आई है। तो ये तेरे 9th क्लास में फॉर्मूला था, बॉटम ऑफ ओशन या डेप्थ ऑफ ओशन इज इक्वल टू v वेव इनटू t बाय t। रटे मत, दिमाग लगा, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों वाला। तो सर हमारे को समझ में आ गया इंफ्रा अल्ट्रा कौन क्या है, कौन से एनिमल क्या सुनते हैं, अर्थक्वेक में कौन सी वेव आती है, अभी सोनार और बताऊंगा बेट्स, इको लोकेशन में बेट्स भी अल्ट्रासोनिक साउंड काम में लेते हैं। भगवान ने उनको ताकत दी है प्रोड्यूस करने की और सुनने की। इधर देख, इफ टाइम टेकन बाय वेव फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर टू रीच एट रिसीवर, फ्रॉम ट्रांसमिशन टू रीच एट रिसीवर इज t बराबर मान लो 4 सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इन सॉल्टी वाटर is 600 मीटर पर स्क्वायर, यूं ही दे रहा हूं मेरे हिसाब से ना। देन डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है, तो d बराबर कितना देगा बेटा, v वेव, अब सुनना, v वेव इनटू t, देखा अभी ये दिमाग लगा है ना, v वेव इनटू t, तो मैं बोलूं वेव की स्पीड है 600 इनटू 4 सेकंड तक हवा में रही, तो मैं बोलूं 2400 मीटर चल के आई है। अब इसमें एक बात बता, अगर 600 से चलती हुई 4 सेकंड तक पानी में रही है, तो 600 इंटू 4 2400 चली है, तो मतलब उसमें डी जाना और डी आना 2D हो गए, 2D ये बोलो, तो 2D बराबर 2400, तो डी बराबर कितना गया 1200 मीटर। तो मतलब आपका जो ओशन है उसकी डेप्थ उस समय पर 1200 मीटर है जिस समय पर वेव 4 सेकंड में जाके आई है। इस बच्चों वाला न्यूमेरिकल कर लोगे बेटा, तो ये साउंड अल्ट्रा इंफ्रा ये। अब देखो, अब अपने साउंड वेव की स्पीड अलग-अलग मीडियम में देखते हैं, ठीक है, तो अलग-अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इस पे भी खूब क्वेश्चन आते बेटा, है ना, सुनना। तो देखो सबका फॉर्मूला न्यूटन ने दिया, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो वेव साउंड की स्पीड है ना, वही क्या बोलते हैं अपने इसको, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव की स्पीड इज इक्वल टू, बोलो कितनी होती है, हाँ, ये मीडियम की इलास्टिसिटी अपॉन बोलो डेंसिटी, ये फॉर्मूला है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला है। अब सुनना, सॉलिड के लिए क्या आ जाएगा बेटा, सॉलिड, तो ये आ जाएगा सॉलिड के लिए d इन सॉलिड के लिए ये आ जाएगा बेटा यंग मॉडुलस, क्या आ जाएगा यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी,
ठीक है। लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस डिफाइंड होता है, वी लिक्विड इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस, और लिक्विड का बल्क मॉडुलस फिक्स होता है, ऐसे डिफरेंट। लेकिन गैसियस सिस्टम में बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट टाइप के होते हैं गैस में, तो वहां पे स्पीड भी गैस में अलग अलग आती है, प्रोसेस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी बल्क मॉडुलस अपॉन रो। सर फिर ये दो फार्मूला क्यों बना, ये फिक्स है ना, और ये अलग अलग प्रोसेस का, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस, डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। अब मैं ज्यादा प्रोसेस की बात तो नहीं करूंगा, और थोड़ी थर्मो पढ़ोगे तो आप प्रोसेस पढ़ोगे। मेरे पास दो बातें हैं, एक न्यूटन का फार्मूला और एक लैप्लास का फार्मूला है। तो न्यूटन है ना, आइसोथर्मल अकॉर्डिंग टू न्यूटन ध्यान में इसको क्वेश्चन आता है, न्यूटन है ना, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन गैस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है, और उसने फलाना एंड ढिमका सोल्व करा, तो उसकी वेव की जो स्पीड का फार्मूला है उसके लिए बल्क मॉडुलस ऑन सॉल्विंग B बराबर P आ गया, प्रेशर B बराबर P। बेटा मैं अभी प्रूव नहीं कर सकता हूं, वैसे आप PV बराबर कांस्टेंट लिख के डिफरेंशिएट करोगे ना, तो बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है कितना, dP अपॉन dV बाय V, dP अपॉन माइनस dV बाय V। वो सोल्व करोगे तो P आ जाएगा। मेरे पास समय नहीं है तो V वेव आ जाएगा। सर हमारे पास भी नहीं, अरे बेटा पूरा मान लिया तो ये इसको और फर्दर सोल्व करेंगे, अभी ध्यान रखें, ठीक है। ऑन सॉल्विंग दिस 279 मतलब लगभग 279 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से फार अवे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 के लगभग थी, 332 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड। तो वो भी फार अवे न्यूटन फेल, फार अवे न्यूटन में। वैसे आइसोथर्मल मुझे भी ऐसा लग रहा है आइसोथर्मल, क्योंकि साउंड अगर मैं बोलूंगा तो कोई एटमॉस्फेयर का टेंपरेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा कि सर सन्नी देओल बोलेगा तो जाएगा, अरे किसी के बोलने से नहीं होगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस लग रही है मेरे को, ठीक है। और न्यूटन को भी, मतलब न्यूटन को लगी चीजें मेरे को लगी हो, मेरे को लगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत गलत है, क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करा। लाप्लास जिसकी बात पे हमारे को यकीन नहीं, बेटा स्पेलिंग नहीं आती है मेरे को, लाप्लास जिसकी बात पे हमें यकीन नहीं होता, पर उसकी बात सही निकली। क्यों? उसने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक। उसने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस से साउंड का टेबल और फिर उसने बल्क मॉडुलस सोल्व करा तो गामा पी आया। अकॉर्डिंग टू लाप्लास प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। और उसने प्रैक्टिकली ये प्रूव कर दिया। देखो उसकी इस रिजल्ट है, तो उसके लिए वी वेव आ गया, वी इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस आ गया बेटा गामा पी बाई रो, कार्बन अंडर। और इसको ऑन सॉल्विंग दिस, ऑन सॉल्विंग ये बेटा वो प्रेशर लिख देंगे 10 की पावर 5, और रो होता है जो भी होता है एयर का, रो लिख देंगे और सोल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग दिस की आ गया 331 पॉइंट लगभग समथिंग आएगा, 331.3 जो भी व्हाटएवर मीटर पर सेकंड। वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो लाप्लास का जो रिजल्ट था दैट वाज वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हेंस हम ये बोल रहे हैं कि न्यूटन गलत था और लाप्लास सही था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लाप्लास को सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे पास देखो इसके 3 फॉर्मूला है, सुनना। सॉलिड में फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेंगे सर। गैस में फिक्स है, सॉरी लिक्विड में फिक्स है। गैस में 2 फॉर्मूला है, वी गैस। एक आया P बाई रो, है ना, आइसोथर्मल माना, आइसोथर्मल। ये न्यूटन है ना, V बराबर V गैस। और ये लाप्लास, इसको लाप्लास करेक्शन भी बोलते हैं, लाप्लास है ना, एडियाबैटिक क्या है? एडियाबैटिक कितना? V गैस इज इक्वल टू गामा P बाई रो। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला इतना काम नहीं आता, ठीक है। अब सुनना, इसको फर्दर सॉल्व करूंगा मैं तो ये आ जाएगा बेटा, एक तरफ सॉल्व कर रहा हूं तो देख लेना। V गैस इज इक्वल टू गामा P अपॉन ये डेंसिटी होती मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो ना डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा उसके बाद देख ये पीवी को लिख दो nRT अपॉन मास, ये टोटल मास है। इसको लिख दो गामा RT अपॉन मास अपॉन मोल। और ये 1 मोल का मास मोलेकुलर मास होता है क्या? गामा RT अपॉन m। ये वेरी वेल नोन फार्मूला बेटा, ये केटीजी में भी पढ़ोगे आप, वहां पे भी इसी टाइप से डिपेंडेंसी होती है। अरे फार्मूला की डिपेंडेंसी बता रहा हूं मैं, वहां पे भी ऐसी होती है। तो क्वेश्चन लगभग एक जैसे बनते हैं दोनों में, है ना। तो सिमेट्री से पढ़ो फिजिक्स को। सर इनमें कुछ क्वेश्चन करा तो अभी करते, देखो ये पोज करके नोट कर लेना थ्योरी। ये गैस का मैंने नाम लिख ही दिया तेरे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से दूर थी, तो अब अपन न्यूटन की लाप्लास को इंपॉर्टेंस देंगे।
लेकिन आपको पता है न्यूटन की इज्जत बहुत करते हैं लोग, तो एग्जामिनेशन न्यूटन भी अलग वाई कैंसिल कर देंगे। चलो अब अपन इस पर 2-4 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डेटा सेव करके इधर देखना हो। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक रोड है बेटा, ए मेटेलिक रोड, ठीक है, ए रोड हैविंग y equal to 10⁻11 kg per meter cube, sorry per meter square, and rho is equal to 10⁵ kg per meter cube, सॉरी न्यूटन, क्या कर रहा हूँ यार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस की वही स्ट्रेस की होती है ना यूनिट दिया है। देन स्पीड ऑफ वेव ऑन रोड, है ना, और ये रोड की रोड हैविंग L बराबर 1000 मीटर, है ना, उसकी लेंथ 1000 मीटर है, यंग मॉडुलस इतना और ये डेंसिटी दी है। देन स्पीड ऑफ सराउंडिंग रोड एंड टाइम टेकन t टेकन टू ट्रेवल फुल लेंथ, ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन देखो, तो वो तो कितनी आ जाएगी वेव की रोड पे स्पीड v सॉलिड इज इक्वल टू अंडर रूट y बाई रो, यह आ जाएगा 10 की घात 11 अपॉन 10 की घात 5 का रूट अंडर, कितना आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब टाइम कितना आ जाएगा, t इक्वल टू L बाई v सॉलिड, ये आ जाएगा बेटा L कितना 1000 अपॉन 1000, तो बोल दो 1 सेकंड आ गया, तो पूरी रोड को ट्रेवल करने में 1 सेकंड लगेगा, और रोड के अंदर स्पीड, तो सॉलिड के अंदर मैकेनिकल एनर्जी स्पीड ही आ गई सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर y बाई रो होता है, यंग मॉडुलस और रो तेरे को थाली में डेंसिटी और ये दोनों डायरेक्ट दिए होंगे बेटा, कोई चांस नहीं है तेरे पास, ठीक है। तो यंग मॉडुलस और डेंसिटी दोनों दी होगी, बहुत आसान, सिंगल एक क्वेश्चन में सब समझ आ गया। ऐसे बल्क मॉडुलस डायरेक्ट दिया होगा डेंसिटी, तो लिक्विड में भी कर लोगे, जैसे भी मैंने सॉल्टी वाटर में दिया, अगर मैं तेरे को सॉल्टी वाटर का बल्क मॉडुलस दे देता और सॉल्टी वाटर की डेंसिटी दे देता, तो तुम कर लेते, खुद ही निकाल लेते, वो 600 जो मैंने दी थी, तो सर ये दोनों तो कर लेंगे, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वास्तव में कुछ नहीं है। अब अपन इनको समझते थोड़ा लाप्लास और इनको देखो, सुनना बेटा, एक तो सबसे आसान बात बनती है, वो आपको बोल देगा, सुनना, इन ए रूम हैविंग ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों रूम में ऑक्सीजन है, और यहाँ टेम्परेचर दे देगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और यहाँ टेम्परेचर यहाँ बोल देगा, यहाँ पे वेव की स्पीड v नॉट है, और इसमें वेव की स्पीड 2v नॉट है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ का टेम्परेचर लगा। अब बच्चा क्या करता, सुन रहा है, v बना, तो चाहे लाप्लास लगा चाहे न्यूटन लगा, बात एक ही कोई फर्क, पर मैं लाप्लास ही लगूंगा, गामा r 27, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं v नॉट इक्वल टू, है ना, ये गैस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अपॉन m मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2, ठीक है, ये 2v नॉट इज इक्वल टू गामा r t अपॉन m O2, ठीक है, ये 2v नॉट, ये इक्वेशन 1, ये 2, मान लो मैंने 4 ऑप्शन दिए t के ऑप्शन a t इक्वल टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड, b 128 सॉरी 108 डिग्री सेंटीग्रेड, c 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, d 970 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए। चलो बेटा अब डिवाइड करेंगे अपन, तो यहां पे डिवाइड करा इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, जैसे अपन ने डिवाइड करा गामा r और ये m कर दिया, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2 और v नॉट कर दिया, 2 इक्वल टू t अपॉन 27 का रूट अंडर, तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर करा तो मैं बोल दूंगा ये 27 into 4 इज इक्वल टू t, और ये आ रहा t इक्वल टू 108 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे बोलो ये 108 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बच्चा एडिट कर दिया बेटा, मेरी बात सुन, घर वाले धक्का देंगे छत पे ले जाएंगे, क्यों 108, क्यों, ये टेम्परेचर डिग्री में रखते हैं कि केल्विन में, पढ़े नहीं क्या बेसिक फंडामेंटल 7 यूनिट नहीं पढ़ी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में टेम्परेचर किसमें डिग्री में लिखा था, केल्विन, तो सबसे पहले टेम्परेचर को केल्विन में, कॉमन मिस्टेक, तो यहाँ पे देखो मूर्खों टेम्परेचर को केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलो, तो घर वाले नहीं तो पापा शक्ल बदल देंगे, समझ गए, केल्विन में बदल, मेरे लाल केल्विन में बदल, समझ गए, ये कॉमन मिस्टेक है। सर चारों ऑप्शन तो डिग्री में दिए, अरे तेरे को पूरी थर्मो में से झुलाएगा वो,
ऑप्शन डिग्री में दिए तो क्या हुआ, आप केल्विन में बदलो, केल्विन में कैलकुलेशन करो, फिर केल्विन में डिग्री बदल देंगे। चलो आओ यहाँ पे, तो ये सॉल्यूशन ये क्रॉस हो गया। यहाँ पे लिख दो V नॉट इक्वल टू गामा R 300 अपॉन M O2 इक्वेशन 1, 2V नॉट इक्वल टू गामा R T अपॉन M O2 का रूट अंडर 2, डिवाइड करो, गामा R गया, M गया, तो ये V नॉट गया, तो 2 इक्वल टू इस बार आ जाएगा T अपॉन 300, तो यहाँ से T बराबर 1200 आ गया क्या। अब बच्चा को अपने आप को खुद समझने लग जाता है कि मेरे तो आ गया। ए बेटा फिर देख, ये 1200 केल्विन है, केल्विन, तो इसको डिग्री में बदलो, केल्विन को डिग्री में, तो T बराबर 1200 माइनस 273, ये आ जाएगा 970 डिग्री। ये है, तो पहले डिग्री को केल्विन में बदलना है और फिर केल्विन को वापस डिग्री में बदलना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये समझ में आ गया, गैसियस का जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो टेम्परेचर में केल्विन का ध्यान रखेंगे। फिर देखो गैस का टाइम, मोलेकुलर मास में देखो क्वेश्चन, जितनी एयर मोलेकुलर मास नीचे आ रहा है, टेम्परेचर ऊपर आ रहा है, जितना टेम्परेचर ज्यादा, देख दोनों में से यहाँ स्पीड ज्यादा है तो टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी वेव स्पीड ज्यादा होती है, मतलब गैस उतना तेज वाइब्रेट करके साउंड को पहुंचाती है, मतलब ट्रेवल करवाती है। और मोलेकुलर मास नीचे आ रहा है, जितनी भारी गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन गैस में स्लो चलेगी, हाइड्रोजन में फास्ट चलेगी, जितनी हल्की गैस उतनी स्पीड तेज होगी। देखो जितना मोलेकुलर मास कम उतनी वेव स्पीड ज्यादा, समझ गए। चलो क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन 300 केल्विन, टेम्परेचर सेम रख, सोचना है तो ये ऑक्सीजन, ठीक है, वेव स्पीड का रेशियो V1:V2, ये V1 V2, या V हाइड्रोजन V ऑक्सीजन, V हाइड्रोजन V ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, लॉजिक लगा बेटा। ये देख, A 1:1, B 1:4, C 4:1, D 1:16। करो, कर मेरे लाल। हाँ बोल फटाफट बता, सुनना हो। इधर देख, अब V हाइड्रोजन V ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये आ जाएगा गामा R T 300 है ना, अपॉन 2 मोलेकुलर मास, ये हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास 2, इसका 32, ठीक है, तो आ जाएगा गामा R, यहाँ पे भी 300 टेम्परेचर और यहाँ 32, ये काटा तो यार 4:1। समझ गए, पर सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, लॉजिक से, मतलब है राइट, पर इतना करने की जरूरत नहीं, लॉजिक से हो जाएगा। लॉजिक इधर तक लॉजिक मूलकानंद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से पहले तो टेम्परेचर देख से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन सी गैस भारी है, कौन सी हल्की है। ऑक्सीजन भारी है, तो पता किसमें स्लो चलेगी, ऑक्सीजन में स्लो चलेगी, तो बोलते हैं ऑक्सीजन भारी, ये हल्की, यहां चलेगी स्लो और यहां चलेगी फास्ट। तो वेव इसमें H2 में फास्ट चलेगी, तो बोल दो H2 में फास्ट चलेगी तो इधर ज्यादा आएगा, अरे रेशियो इधर ज्यादा आएगा, बोलो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें हाइड्रोजन में फास्ट चल रही थी, खत्म। सर ये तो बड़ी जोरदार बात होता थी आपने की, लॉजिक से भी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल होता है, लॉजिक से ही होता है क्वेश्चन में था। तो सर ये तो समझ में आ गया पर, ठीक है। अब देखो, अभी सुनो, तो ये हल्की तेज ये सारी बात होती है। अब अपन आ जाते हैं एक और क्वेश्चन इसमें, बोलो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन नहीं हीलियम, ये वेलोसिटी इनटू हीलियम इनटू वेलोसिटी नाइट्रोजन 8 300 केल्विन इज इक्वल टू व्हाट। 300 केल्विन पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में स्पीड का रेशियो A √7:1, B 1:7, C ये बढ़िया ऑप्शन देखना है 5:√3 और √3:3। पहले अक्कल लगा कर लाल अक्कल लगा, लॉजिक लगा, किसमें तेज चलेगी, ये देख इसमें फास्ट चलेगी, हीलियम में इधर ज्यादा आएगा, ए इधर ज्यादा आएगा, इधर ज्यादा आएगा, इधर ज्यादा आएगा, इधर ज्यादा आएगा, इधर ज्यादा आएगा। देख ले आराम से गुरु ने देखना मेरा लाल। हाँ अब बोल, तो सर अब कर लेंगे ना, ये देख सॉल्यूशन कितना, गामा R T 300 अपॉन 4 इस टू गामा R 300 अपॉन 28 काटा ये है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये कट गए, √7:1। अरे बोलो नहीं मुर्खों, सर क्यों, गामा पे ध्यान दे, गामा पे ध्यान दो वरना मामा नाराज।
अरे सर गामा पे क्या ध्यान दें, इसमें सर तो दिया ही नहीं था, इसमें तो गामा पे दिया, इसमें गामा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों डायएटॉमिक गैस थी। क्या थी बेटा ये? डायएटॉमिक। तो डायएटॉमिक का गामा सेम था, यहाँ गामा सेम था, तो गलती करके भी बच गए क्योंकि गामा सेम था। तुमने नहीं लिखा तो भी वो कटना ही था, लिखते तो भी कटना था। यहाँ पर देखो ये मोनो एटॉमिक है, मोनो, इसका गामा कितना होता बोलो? 3 5/3 ए गामा। हाँ, इसका डाई एटॉमिक, इसका गामा बोल तो गामा हो जाएगा इसका 7/5। गामा अलग आ रहा है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैसियस मीडियम में दो बातें ध्यान रखनी, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन और गैस का टाइप देखोगे तो उसमें अगर मोनो डाई अगर अंतर हो तो गामा का ध्यान रखना बेटा। देखो आज तक जो क्वेश्चन पूछे एग्जामों में उनमें ज्यादातर या तो दोनों मोनो एटॉमिक गैस देता है, दोनों डाई, तो बच्चा इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन ध्यान रखना एक मोनो एक डाई है तो गामा का भी ध्यान रखना, नहीं तो आंसर उल्टे उल्टे आ जाएंगे। चलो आ जाओ, तो गामा का ध्यान रखें, गामा का ध्यान रखें, ये नोट कर लेना, ध्यान रखें। क्वेश्चन से थ्योरी क्लियर होती है बेटा, क्वेश्चन करो ज्यादा ज्यादा, गामा का ध्यान रखें। तो ये गामा आर, सॉरी गामा लिखो मैंने 5/3, ये गामा आर 300 अपॉन हाइड्रोजन के लिए 2 है ना, सॉरी हीलियम के लिए 4, ये इस 2 7/5 गामा आर 300 अपॉन ये 28, ये गया 300, ये 7 से 7 गया, ये 5 इधर, रूट 25/3 रूट, तो ये आ जाएगा 5/√3। तेरे सामने देख ले बेटा, गलती हो गई। सर हम गामा का ध्यान रख लेंगे, सर हम टेम्परेचर का ध्यान रख लेंगे, हम बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। तो गैसियस मीडियम में सर ये बातें तो समझ में आ गई। सर और कोई काम की बात हो तो बता दो। तो गैसियस मीडियम में जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो गामा और टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे और गामा का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर गैस दोनों सेम टाइप की है तो तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर गैस चेंज कर दी उसने एक मोनो एक डाई तो गामा बर्बाद कर देगा। अरे बोलो, तो सर अब क्या किया जाए? अब एक और क्वेश्चन देखा जाए। अब सुनना, इन आइसोथर्मल सिस्टम इफ प्रेशर ऑफ गैस इज 4 times then speed of sounding medium, speed of sound in that gaseous system A double, B 4 times, C half, D same। तो मैं बोल दूं डबल आ जाएगी। सर क्यों? ये देखे ना P, अरे आइसोथर्मल प्रोसेस है देख, तो P/ρ न्यूटन्स फॉर्मूला है V गैस, तो बोल दूं P 4 times P 4P, तो ये V से आ जाएगा 2V। गलत। अब ये कॉमन मिस्टेक है, जैसे ही बच्चा देखता प्रेशर 4 गुना कर दिया तो वो गैसियस मीडियम में स्पीड डबल कर दिया था। गलत है। सर क्यों गलत है? इधर देखो, आपको ये स्यूडो फार्मूला, ये क्या है? पागल बनाने वाला फार्मूला। सर क्यों लिख रहा है ऐसा बनाने वाला? ये डिपेंड नहीं करता, V doesn't in isothermal process, V doesn't depend upon, doesn't, very very important, depend upon pressure। सर क्यों? देखो, जैसे हमने प्रेशर को P से 4P करा तो PV बराबर कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स से PV बराबर कांस्टेंट, तो P 4P कर दिया तो बोल दो V/4 हो जाएगा, V/4। क्यों? PV बराबर कांस्टेंट। अरे बोलो, और V हो गया तो मैं बोल दूं डेंसिटी रो नोट M/V0 से हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बोलो? 4 रो नोट। क्यों? क्योंकि ये हो जाए तो मैं बोलता हूं डेंसिटी रो नोट से 4 रो नोट हो जाएगी। तो P के साथ साथ इनडायरेक्टली रो भी सेम फैक्टर से बढ़ता है। तो मैं बोलता हूं V बराबर 4P अपॉन 4 रो, सेम V डैश बराबर V सेम। अरे बोलो, तो ना प्रेशर बढ़ाना तो क्या बात है सीखी बेटा? साउंड की स्पीड अलग मीडियम में, सॉलिड में y/ρ का रूट, गैस में बल्क मॉडुलस बाय रो का रूट, और सॉरी लिक्विड में और गैस में भी बल्क मॉडुलस बाय रो। बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है P/ρ का रूट, और उसमें होता है बल्क मॉडुलस गामा P, तो होता है गामा P/ρ। गामा P/ρ इज करेक्ट फार्मूला, रूट गामा P/ρ इज करेक्ट फार्मूला, लाप्लास फार्मूला इज करेक्ट, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे करीब रिजल्ट आया था। गामा का ध्यान रखेंगे, टेंपरेचर केल्विन का ध्यान रखेंगे,
और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, साउंड की स्पीड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती आइसोथर्मल में। ठीक है बेटा, चलो अगले अभी थोड़ा सा अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। कल अपन ने बात देखी थी कि वेलोसिटी साउंड की है ना, तो अपन ने गैस में है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, गैसियस मीडियम, याद है? तो लाप्लास का फॉर्मूला अपना सही था और फाइनली आया था वेयर m was मोलेकुलर मास, जितनी हल्की गैस उतनी तेज स्पीड और जितना टेंपरेचर ज्यादा उतनी ज्यादा स्पीड। ठीक है, ये दो बातें कल अपन ने पढ़ ली थी। अब एक क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा ज्यादातर टेंपरेचर डिग्री सेंटीग्रेड में काम आता है, लेकिन हमारे को रखना इन केल्विन, तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं कर सकते, केल्विन में यूज करेंगे। लेकिन अब हमारे को तो क्या करना है, हमारे को तो ज्यादा काम डिग्री में करना है। तो एक फॉर्मूला, आप इसको सोल्व करने जितना टाइम नहीं अपने को, एक फॉर्मूला आता है जब लेबोरेटरी में काम आएगा। T डिग्री सेंटीग्रेड, किसी टेंपरेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड की स्पीड जो 0 पे होगी उसका 0.61 into T होता है, वेयर T इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप आराम से डिग्री सेंटीग्रेड में रख दो, अब आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मस्ती से आप डिग्री सेंटीग्रेड, तो T इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेंपरेचर रखो तो आपका ये वेलोसिटी निकल जाएगी किसी T डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे को साउंड की स्पीड पता होगी तो T डिग्री में निकाल दूंगा। इसमें छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ स्पीड ऑफ साउंड at 0 degree centigrade is 320 meter per second, 320 meter per second, then find out then V at 30 degree centigrade will be। अब बेटा क्या था, लेबोरेटरी में हम किसी भी टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट करें, लेबोरेटरी में हम किसी भी टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट करें, हमारे को बेसिकली आपको फाइनल स्पीड किस पे निकालनी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालनी है, ताकि क्या हो, सबका कंपैरिजन हो जाए। नहीं तो क्या होगा, आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपकी लेबोरेटरी का टेंपरेचर कुछ और है, आपकी साउंड की स्पीड कुछ और आ जाएगी, किसी और बच्चे की कुछ और आ जाएगी, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? तो हमारे को क्या करना, साउंड की स्पीड निकालनी कितने पे, 0 डिग्री पे। हालांकि अभी मैं क्वेश्चन दूसरा कर रहा हूं, 0 पे पता है 30 पे निकालो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, साउंड की स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 0 हो कितनी है, 320। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, टाइम नहीं है अपने पास, क्रैश कोर्स है बेटा, है ना, तो 30, तो 0 + 30 ये क्षेत्र तक 18 के करीब आ गया, 18.3 के करीब, तो 338.3 मीटर पर सेकंड, ये आ गई साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड अलग अलग टेंपरेचर पे अलग अलग होगी, डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब किताब के लिए भी मैंने आपके लिए फॉर्मूला बना दिया, तो अब हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड का भी हिसाब किताब है, समझ गए? तो केल्विन का हिसाब किताब तो ये, हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड का भी हिसाब किताब है। अब हमारे को साउंड की स्पीड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पता है। कल तक हमने बात कर ली थी सॉलिड लिक्विड की डिटेल में, गैस की भी बात की थी। गैस में याद करो न्यूटन्स फॉर्मूला, या आइसोथर्मल प्रोसेस में वेलोसिटी ऑफ साउंड डजंट डिपेंड अपॉन प्रेशर, पागल बनाने वाला फॉर्मूला था। दिखता है प्रेशर, लेकिन प्रेशर डेंसिटी दोनों सेम फैक्टर से चेंज होती है, समझ गए क्या? चलो, तो हमारे को सब समझ में आ गया, सारा लाप्लास करेक्शन समझ में आ गया। गामा का ध्यान रख लेंगे, टेंपरेचर केल्विन में रख लेंगे, और हल्के मीडियम में तेज चलेगी, ज्यादा टेंपरेचर पे साउंड तेज होगी। चलो सर, ये तो समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं बेटा। अब देखो इफेक्ट ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड पे किस किस का फर्क, एयर का, तो हाँ एयर की स्पीड का फर्क पड़ेगा। देखो ये मेरे डॉपलर इफेक्ट में भी काम आएगा बेटा, जैसे साउंड यू ट्रेवल कर रही है और एयर भी इधर फ्लो कर रही है, विंड की स्पीड है और ये साउंड की स्पीड है, तो साउंड की नेट स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, नेट स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू साउंड इज इक्वल टू वी साउंड, जो भी साउंड की स्पीड एयर में नेचुरल थी प्लस डब्ल्यू विंड की स्पीड। ये तब जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, फॉर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो वी नेट साउंड, तो बोल दो वी साउंड माइनस डब्ल्यू, अगर विंड उधर होगी तो माइनस हो जाएगा, समझ गए? तो साउंड की स्पीड में विंड की स्पीड जुड़ेगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और घटेगी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे, याद रखना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का कोई, साउंड की स्पीड में फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी का सोर्स हो, जो मीडियम में साउंड की स्पीड रहेगी वही रहेगी, तभी तो आप ऑर्केस्ट्रा का मजा ले पाओगे। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड स्पीड अलग अलग होती तो आपके कानों का अलग अलग टाइम पे गिरती, ऑर्केस्ट्रा सुन नहीं पाते। तो ऑर्केस्ट्रा का मजा तभी आएगा जब सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट साउंड जो एक समय एमिट हुई है वो एक साथ आपके कानों पे गिरे, तभी तो वो ट्यून बैठेगी। तो सर साउंड ये समझ में आ गया सर? तो टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के इफेक्ट देख लिए, ठीक है? चलो बेटा अब आ जाओ, अब अपन बात करते हैं इसकी इको की। देखो साउंड के फिनोमेनन में, अच्छा एक और देखो साउंड की, अब देखो बेटा मैं प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में, अब देखो साउंड डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव में रिलेशन बताऊंगा तुम्हारा, ताकि तुम्हारा न्यूमेरिकल हो जाए। ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेव है ना, ये एक्स वाले पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है जैसे ये, ठीक है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव है। अगर मैं प्रेशर वेव बताऊं, प्रेशर वर्सेस एक्स है ना, ये एक्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो प्रेशर वेव बनाऊं तो जब ये यहाँ पे देखो तीनों पार्टिकल का ये, और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड है, तो यहाँ मिनिमा होगा प्रेशर का, ये डेल्टा पी है, डेल्टा पी।
देखो समझना हो, देखो ये प्रेशर मिनिमा है, देखो ये प्रेशर वर्सेस एक्स की वैल्यू ना, यहाँ प्रेशर मिनिमा है, क्या ये डेल्टा माइनस डेल्टा पी नॉट, ये प्रेशर मिनिमा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वहां पे या तो प्रेशर का मिनिमा होगा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया मान लो पी एटीएम। अब मेरे बोलने से, जैसे मैं चिल्लाऊंगा तो मेरे बोलने से एक साउंड वेव मीडियम में ट्रेवल करेगी, वो डेल्टा पी नॉट प्रेशर बढ़ा भी सकती है मीडियम का, घटा भी सकती है। तो एटमॉस्फेयर का मीडियम का प्रेशर जहां पर साउंड वेव ट्रेवल कर रही है वहां प्रेशर डेल्टा पी नॉट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू साउंड वेव, समझ गए इसको, या एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर नेगेटिव क्या होगा, जहां एक्सेस प्रेशर नेगेटिव होगा डेल पी नेगेटिव, जहां एक्सेस प्रेशर नेगेटिव होगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेट होगा पी एटीएम माइनस डेल पी नॉट, उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। ठीक है, और जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम जो पहले था उससे बढ़ जाएगा मेरे बोलने से, प्रेशर का मैक्सिमम होगा, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रेवल करेंगे, मेरे बोलने से कहीं पर मीडियम कंप्रेस होगा, कहीं रेयरफैक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूं, लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो वेव ऐसी बनेगी जहां पर अब देखो कई बच्चे क्या बोलते हैं जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां पे नॉर्मल प्रेशर बोलते थे, नहीं वहां प्रेशर एक्सेस हो गया, या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। देखो या तो प्रेशर का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या तो प्रेशर बढ़ जाएगा वहां पे, या तो कंप्रेशन होता है या रेयरफैक्शन होता है। और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां पर नॉर्मल प्रेशर होता है, यानी कि एक्सेस प्रेशर जीरो होता है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, चलो यहां पे देखो, आप ये मत सोचो कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, कई बच्चे सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम में कंप्रेशन हो गया, नहीं, अड़ोस पड़ोस के पार्टिकल को भी तो देखो, तीनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है, अड़ोसी पड़ोसी और खुद तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। मैं 2 कदम चला तो मेरा पड़ोसी भी 2 कदम चले, तो हमारे बीच का रिलेटिव सेपरेशन ना बढ़ा ना घटा, और जब रिलेटिव सेपरेशन बढ़ेगा घटेगा नहीं तो ना वॉल्यूम बढ़ा ना घटा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा घटा नहीं तो मैं बोल दूं क्या चेंज इन प्रेशर नहीं आएगा, इसीलिए हमें नॉर्मल प्रेशर रहेगा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अच्छा, अब काम की बात क्या है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस बिटवीन ये क्वेश्चन खूब पूछते बेटा, स्टार मार्क कर ले, बिटवीन एक्सेस प्रेशर डेल पी वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इज पाई बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, दोनों के बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां पर प्रेशर एक्सेस या एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम होता है, या तो कंप्रेशन बनता है या रेयरफैक्शन बनता है। और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां एक्सेस प्रेशर जीरो होता है, मतलब प्रेशर मीन पोजीशन पे होता है, एक्सेस प्रेशर मीन पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो ये अच्छा, एट कंप्रेशन बोलो। अच्छा, और एक और देखो, जब मैं इनकी इक्वेशन लिखता हूं बेटा, अब मैं इसके ग्राफ के हिसाब से इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं, s बराबर s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx, मान लो ये है ना। तो डेल्टा p की जो इक्वेशन बनेगी बेटा, वो डेल्टा p नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड साइन की जगह कोस आ जाएगा, ध्यान रखना कोस। ये मैं इसके हिसाब से नहीं लिख रहा हूं, ये मैं यूं लिख रहा हूं जनरल। ठीक है, ये देखो पाई बाय 2 का फेज है। अच्छा, और ये जो डेल्टा p है, वेयर डेल्टा p नॉट, खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे, वेयर डेल्टा p नॉट बराबर bk सर, bk सर, बालकृष्ण सर, मेरे खास दोस्त bk सर, याद रखने का तरीका bk सर। तो डेल्टा p नॉट एक्सेस प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड होता है, एक्सेस, ये क्या है, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड प्रेशर एम्पलीट्यूड है ना, ये होता है bk सर। k वही 2 पाई बाय लैम्डा, k के लिए आपको 2 पाई बाय लैम्डा से लैम्डा दिया हुआ होगा। ठीक है बेटा, इस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे अपन। तो दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है और एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड bk सर, है ना, ये याद रखना। अच्छा, अब ये डेल्टा p नॉट कई बार तो ये 3 चीजें देगा, इन 4 में से 3 चीज गिवन होगी, एक आपको पता करनी होगी। ठीक है, गारंटेड क्वेश्चन है, 3 चीज देगा, एक चीज पूछेगा। अच्छा, अब एक और बात सुनना ध्यान से, एट कंप्रेशन मैं बोल दूं p बराबर p नॉट p atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा p नॉट, ये कंप्रेशन। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रेशर आ गया। मिनिमम बोलो कितना आएगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, मेरे बोलने से p atm माइनस डेल्टा p नॉट। और अपने बोलने से कोई तूफान थोड़ी आ रहा है, इतना प्रेशर चेंज नहीं होता, बहुत माइन्यूट सा। देखो ये अगर मान लो 10 की पावर 5-6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसके कंपैरिजन में ये 50-60 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, 50-60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा थोड़ी अपने बोलने से कोई तूफान आ गया बेटा, बहुत माइन्यूट सा चेंजेस आता है। हमारा कान इसको डिटेक्ट कर लेता है, चिंता मत करो, हमारा कान इस प्रेशर डिफरेंस को डिटेक्ट करने में माहिर है, वो कर लेगा। ठीक है, रेयरफैक्शन, ठीक है ना। तो ये कंप्रेशन और ये रेयरफैक्शन, ये प्रेशर। अच्छा, अब देखो
ये क्या नाम इसका, प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, डेल पी नॉट, पी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, पी मैक्सिमम प्लस पी मिनिमम या माइनस पी मिनिमम, पी मैक्सिमम माइनस पी मिनिमम बराबर 2 डेल्टा पी नॉट आता है। देखो ये दोनों से देखो ना, इक्वेशन 1 और 2 से 2 डेल्टा पी नॉट बराबर पी मैक्सिमम माइनस पी मिनिमम, देखो पी मैक्सिमम माइनस पी मिनिमम, तो यहां से डेल्टा पी नॉट कितना आएगा बोलो, डेल्टा पी नॉट बराबर पी मैक्सिमम माइनस पी मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये आ गया। तो मेरे लाल फूल ये यहां से देख प्रेशर मैक्सिमम ये है, तो दो तरीके सर ऐसे कुछ समझ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से सब समझ में आएगा, आ जाओ। तो ये तो समझ में आ गया फेज डिफरेंस बाय बाय 2 होता है। अब ये बीके सर क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन से सब समझ में आएगा। देखो एग्जांपल, if एक्सेस प्रेशर डिफरेंस, ध्यान से लेना सुनना, एक्सेस प्रेशर difference between compression and rarefaction is 100 Newton per meter square। एक्सेस प्रेशर डिफरेंस का क्या मतलब, 2 डेल्टा पी नॉट दिया हुआ है, ये देख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो डेल्टा पी नॉट डायरेक्ट ही देगा, बड़ा घुमा के देगा, 2 डेल्टा पी नॉट दिया हुआ है। एक्सेस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड rarefaction is 100 Newton per meter square, ठीक है, एंड lambda is equal to 50 pi centimeter and bulk modulus या displacement amplitude क्या लिख रहा हूं मैं, displacement amplitude is A equal to 1 mm, then bulk modulus of medium, bulk modulus of मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, आपको मीडियम का बल्क मॉडुलस निकालना है। अब आप निकालो बल्क मॉडुलस मीडियम का, समझ गया, ट्राई करो, बल्क मॉडुलस निकालो मीडियम का। तब सुनना बल्क मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो अब एक बात सुनना, अब आपको सारी बातें इसमें थ्योरी में जो भी पढ़ा, एक तो फेज डिफरेंस बाय बाय 2 का होता है, ये तो बता चुका हूं है ना। अब अपन देखते बेटा कि बल्क मॉडुलस कैसे निकालें, इसका कैसे निकालें बल्क मॉडुलस सॉल्यूशन। तो हम बोलते डेल्टा पी नॉट बराबर बी के साथ, मैंने कहा था ना 4 में से 3 चीज देगा, एक पूछेगा। अब डेल्टा पी नॉट कितना दिया हुआ देखा आपने, तो मैं बोलूं डेल्टा पी नॉट, अब डेल्टा पी नॉट तो नहीं दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर डिफरेंस दिया 100 बराबर 2 डेल्टा पी नॉट। बेटा मैंने बताया था ना मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर के बीच में, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में दिया गया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वो कैसे निकाला था बेटा, के बराबर 2 पाई बाय लैम्डा रखो इसमें, तो ये आ जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन लैम्डा कितना दिया है 50 पाई बाय 100, तो ये काटा पीटी करिए अपन ने, कितना आ जाएगा 4, ये के आ गया 4, डेल्टा पी नॉट आ गया ये, और अपने को बल्क मॉडुलस निकालना है, और आपने को वो सीधा दिया एम्पलीट्यूड ए बराबर 1 × 10⁻³ मीटर रखो भैया, तो ये आ जाएगा 50, बी निकालना है, के दिया है बेटा 2 नहीं 4, और ये दिया 10⁻³ कितना गया बल्क मॉडुलस बोलो, तो ये 25 12.5 ये 25 × 12.5 इंटू 10⁻³ तो वो तो 1.25 इंटू 10⁻⁴ लगभग इतना ही होता है 10, इसे मीडियम का बेसिस मीडियम के देखो इसके आसपास ही होते होंगे, देखो इधर। तो सर ये तो कर लेंगे, आपने डेल्टा पी नॉट, ये क्वेश्चन में थोड़ा भारी दे दिया, इसी क्रम में है ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने आपको ये दोनों बता दिया कि एक्सेस प्रेशर डिफरेंस से अपने को एक्सेस प्रेशर कैसे निकालते हैं, लैम्डा देके वो आपसे के कैसे निकलवाएगा, और बल्क मॉडुलस निकलवाएगा तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कैसे देगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकलवाएगा तो बल्क मॉडुलस कैसे देगा। तो सर ये तो बात समझ में आ गई हमारे को, तो ये प्रेशर के वाली बात हो गई है ना। तो साउंड में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मीडियम में ट्रेवल करते हैं, जो हमारे कान के पर्दे को हिलाते हैं। हमारे कान के पर्दे पर दो वेव के बीच में 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए 0.1। तो सुनना, 2 हर्ट साउंड वेव, 2 हर्ट 2 साउंड वेव सेपरेटली, टाइम डिफरेंस शुड बी at least डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड, कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए दो साउंड वेव के बीच में डिफरेंस। 0.1 से ज्यादा होगा तो हम दो साउंड वेव को सेपरेटली नहीं सुन पाएंगे, समझ गए। अब सुनना, अब इको क्या होती है बेटा, इको रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको, रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। ए बेटा एक तो मैं डायरेक्ट चिल्लाया ओए, तो एक ओए तो मैं डायरेक्ट सुन लूंगा, और एक होता ओए 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 ओए
वो पीछे से जो आ रहा है ना, दीज आर इको। यहाँ पे बड़े बड़े हिल स्टेशन पे तुम जोर से चिल्लाते हो, सर यहाँ इको क्यों नहीं सुनाई दे रहा और हिल स्टेशन पे इको क्यों सुनाई देता है? अभी बताता हूँ देखो, इधर देख मेरे लाल, आपने छोटी छोटी 9th 10th की 8th क्लास में पढ़ा होगा जनरल साइंस में कि टू हर्ड इको ऑब्स्टेकल शुड बी या डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लिखा है किसी किताब में, किसी में 16.5 मीटर और किसी में 16 मीटर। सारी बातें गलत है सर, गलत है, आप अपना तो समझिए। अरे बेटा समझ नहीं रहा हूँ, ये आप इसका डेटा, ये साउंड की स्पीड टेम्परेचर के साथ बदलती है तो अलग अलग टेम्परेचर पे हिसाब लगाएगा। तो सर होता क्या? हाँ ये याद होना चाहिए, आपके कान पे दो साउंड 0.1 के डिफरेंस में गिरेगी तो अलग अलग सुनाई देगी, तो आप उनको सेपरेटली सुन पाओगे। देख ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस निकालते, मैं यहाँ से चिल्लाया ओए, तो मैं यहाँ से चिल्लाया, एक ओए तो डायरेक्ट सुन लिया, एक ओए टकरा के आएगा। देख तो इस ओए का डी जाना और डी आना, ऐसा सोनार सिस्टम में क्वेश्चन दिया था, डी जाना डी आना। और मान लो आज 330 मीटर पर सेकंड, इन जनरली कुछ नहीं बोलता तो ये लेनी होती है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे 330 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मोनू मेरे एक ओए डायरेक्ट सुनने में और रिफ्लेक्टेड ओए सुनने में 0.1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मोनू डिस्टेंस ट्रैवल इन पॉइंट सेकंड, डिस्टेंस शुड बी डिस्टेंस टाइम डिफरेंस मिनिमम 0.1 होना चाहिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू v इंटू टी, ये आ जाएगा 330 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 33 मीटर। और इसमें जाना और आना दोनों हो जाएगा 2d, डी जाना और डी आना। तो मैं साउंड को ये बोलूंगा बेटा 0.1 से पहले बताना, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा तेरे को। तो ये देख कितना चल गया, तो 16.5 मीटर, ये तो 16.5 मीटर का गेप होना चाहिए। तो ऑब्स्टेकल अगर मेरे से 16.5 से पहले है तो साउंड मेरे 0.1 से पहले आ जाएगी, तो मैं उतना सेपरेटली नहीं सुनूंगा साउंड को। 16.5 ऐसा देखने के लिए होता है, आंख पर 1 मिनट या 1/7 डिग्री का एंगल होता है तो दो चीजें सेपरेट दिखती है, वो बाद में बात करूंगा, अभी मेरा इंटरेस्ट होता है ये। अगर यही साउंड स्पीड 320 कर लूं तो कई किताबें 320 लेके करती है, तो 320 पे आ जाएगा 16 मीटर। तो जब 320 स्पीड होगी 16 मीटर आएगा, 330 होगी 16.5 जाएगा। ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों ज्यादा एप्रोप्रिएट है? क्योंकि कुछ नहीं बोले तो 330 लेते हैं। ठीक है, चलो सर कर देंगे। तो सर इको के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। ये तेरे एक क्वेश्चन करा देता हूं इको के, एक क्वेश्चन एम्स में पूछा वो करा देता हूं और एक क्वेश्चन नॉर्मल करा देता हूं। ठीक है, तो ये इको भी खत्म हो जाएगा बेटा तेरा। ये देख इको सुनना हो, ये इको, ठीक है, इको ऑफ ए साउंड मूविंग विथ 320 मीटर पर सेकेंड या 340 मीटर पर सेकेंड is heard after 4 seconds या 5 seconds. Then distance of observer from observer. बोलो, ये आदमी खड़ा कितने टाइम बाद इको सुनी थे? 5 सेकेंड। तो डी जाना डी आना, तो वो तो 2d बराबर v इंटू 5 सेकेंड। तो ये देख 2d बराबर 340 इंटू 5, ये आ गया मेरा लाल 1700 2d। तो यहाँ से d कितना गया बोल? 850 मीटर। तो मेरे से 850 मीटर दूरी पर ऑब्स्टेकल है। कितनी दूरी पर है? 850। तो मैं इको कितने टाइम बाद सुन लूंगा? 5 सेकंड बाद। कर लोगे? बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। इको और सोनार के क्वेश्चन एक जैसे हैं, जाना और आना टाइप के। ठीक है, अब इसमें अलग और लेवल बहुत भारी तक भी जा सकते हैं, लेकिन अभी अपन वो बात नहीं कर रहे हैं, अपन बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं। तो इको हम सुन लेंगे कितने टाइम बाद? ये अब सुनना, इस पे क्वेश्चन और बनता है बढ़िया शानदार। अब वो बोलेगा सुनना, ए मैन heard echo after t बराबर 2 successive echo after t बराबर 4 सेकंड एंड t बराबर 7 सेकंड। एक आदमी 2 सक्सेसिव इको सुनता है 4 सेकंड और 7 सेकंड बाद। देन एंड आफ्टर एमिशन ऑफ साउंड, आफ्टर sound emission and if v sound is equal to 330 meter per second या 340 meter per second, then separation between wall
दोनों वोल जिनसे साउंड रिफ्लेक्ट, थोड़ा शॉर्ट में लिखा था क्वेश्चन, जिनसे साउंड रिफ्लेक्ट होकर उनके बीच का सेपरेशन बताना। अब अपने पास ये क्वेश्चन है बेटा 4 सेकंड और 7 सेकंड बाद आदमी इको सुनता है, तो दोनों वोल के बीच का सेपरेशन बताना है। अब क्या किया जाए? अब बच्चे का आप अनुमान लगाओ, तो बच्चा क्या होता है खुद सोल्व, अभी आप पॉज करके खुद सोल्व करना, पॉज करके उसको सोल्व करना और फिर मेरे से मैच करना। तो देखो बच्चा क्या करता है बाय डिफॉल्ट या अपनी मर्जी से ये जो मान लेता है बॉल 1 और बॉल 2 है ना, और यहाँ से 4 सेकंड बाद ये जो पड़ोस वाली बॉल है वो 4 सेकंड बाद सुना देगी, इसको D1 ले लेता है, तो D1 जाना D1 आना, और इसको D2 ले लेता है, तो ये D2 जाना और D2 आना, समझ गए? तो यहाँ 4 सेकंड कर लेता है और यहाँ 7 सेकंड कर लेता है, तो एक बॉल को 5 और एक बॉल को दूर लेके 4 और 7 कर लेता है। ठीक है, आपका सॉल्व बिल्कुल सही है। तो ये देखो कितना आ जाएगा 2D1 is equal to V into T1 है ना, ऐसे ही तरह आ जाएगा कितना 2D2 is equal to V into T2, ये तो सेम ही रहेगी साउंड की स्पीड। तो यहाँ से 2D1 बराबर कर देता बेटा 340 into 4, तो यहाँ से D1 बराबर आ जाएगा कितना रहे 680 मीटर। ठीक है, और इधर कितना जाएगा 2D2 is equal to 340 into 7, तो यहाँ से D2 कितना जाएगा बोलो, कितना आएगा 340 या 170 into 7 है, देखो एक बार और चेक करो 1190 का मीटर। ठीक है, तो ये सेपरेशन कितना आ जाएगा बोलो, तो D यहां से देखो सेपरेशन D is equal to D1 plus D2, ये आ जाएगा कितना 1870 मीटर। बोलो सही है क्या? नहीं, ये आपने अपनी मर्जी से क्या कर लिया। क्यों जरूरी है क्या इको सुनने के लिए मैं या 2 इको 4 7 के बाद सुनाई देगी तो मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूं? क्यों ऐसा नहीं हो सकता है क्या? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? सेकंड केस देख, ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखो, मैं यहां खड़ा हूं, एक माउंटेन ये रहा है, एक बॉल ये रही और एक बॉल ये रही, एक इको यहां से आ जाए और एक इको यहां से आ जाए, बोलो ये D1 हो जाए और ये D2 हो जाए, तब D2 माइनस D1 आ जाएगा, तो D आ जाएगा D2 माइनस D1, और कैलकुलेशन यही रहेगी क्योंकि 7 सेकंड यहां लगेंगे और 4 सेकंड यहां लगेंगे, तो ये कैलकुलेशन चलती ही रहेगी, तो आ जाएगा 1190 माइनस 680, ये भी तो हो सकता है, बोलो तो ये 510 आ जाएगा। बोलो ना, अरे इसमें क्या गलती है? सर कोई गलती नहीं है, तो केस तो आपने अपनी मर्जी से बना दिया, अगले ने थोड़ी बोला। अब सुनो, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। अगर मैं बोल दूं इफ ऑब्जर्वर इज इन बिटवीन वॉल एंड ही हर्ड टू सक्सेसिव इको आफ्टर 4 and 7 सेकंड, तब तो ये सॉल्यूशन है। इफ ऑब्जर्वर इज वन साइड ऑफ टू वॉल देन ये सॉल्यूशन। समझ गए? तो D1 plus D2 भी हो सकता है, D1 इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। कर लोगे बेटा इको के क्वेश्चन। अब इसमें और भी वैरायटी बनती है कि दीवार के सामने आदमी भागता हुआ जा रहा है और वो बोले यहाँ से इको एमिट करा, उसके 4 सेकंड बाद सुना, तो आदमी भी आगे चलेगा, तो थोड़ी सी बंडी लगेगी, रिलेटिव मोशन लगेगा, ट्राई करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो किताबों में करो, मैंने बेसिक बता दिया, क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। ठीक है, भागता हुआ आदमी इको सुनता है तो उसमें आदमी भी आगे चला जाएगा, तो वो D में से कुछ डिस्टेंस खुद कवर करेगा और बाकी साउंड चलेगी, तो साउंड की चली गई डिस्टेंस प्लस खुद की चली गई डिस्टेंस बराबर 2D कर देना। समझ गए? करो करो क्वेश्चन करो, खुद करोगे जब सीखोगे। तो सर ये सारी बातें समझ में आती? तो सर ये तो सही कह रहे हो आप, ऐसे तो कोर्स फटाफट कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर होगा। तो ये इको वाली बात होगी बेटा, तो कोई भी इको सुनने के लिए ऑब्स्टेकल कम से कम 16.5-17 मीटर दूर होना चाहिए। 340 लोगे तो 17 और 330 लोगे तो 16.5 और 320 लोगे तो 16। इट डिपेंड्स साउंड की स्पीड। ठीक है, 0.1 सेकंड में कानों पे गिरनी चाहिए 2 साउंड, 0.1 सेकंड। सर इको समझ में आ गया? अब सुनना, अब अपने को साउंड का देखो इंटरफेरेंस पढ़ना है ना, लाउडनेस बता देता हूं पहले। सुनो, एक देखो, अपन किसी भी साउंड लेवल मेजर करने के लिए अपन एक यूनिट काम में लेते हैं डेसिबल। डेसिबल, ठीक है, ये, और इसको लिखते हैं किससे? लाउडनेस को। ठीक है, डेसिबल, और लिखते हैं इसको बीटा से, है ना, डेसिबल। तो जैसे क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी। देखो क्या होता है, अब ये इंटेंसिटी की बात है, साउंड की कुछ इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी से मैं साउंड लेवल मेजर कर सकता हूं। ठीक है, जैसे देखो आप कई बार जाते टीवी का वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, नहीं बोलते बहुत जोर से, कई बार तेज वॉल्यूम, पापा बोलते हैं आवाज कम से बहुत तेज साउंड आ रहा है। ठीक है, तो वो साउंड का तेज और धीरे को मेजर करने की यूनिट होती है डेसिबल, है ना, और उसको लिखते हैं बीटा से। ये साउंड लेवल, क्या बोलते हैं इसको? साउंड लेवल, साउंड लेवल, लेवल, है ना, या लाउडनेस और लाउडनेस, लाउड, लाउडनेस। ठीक है, साउंड लेवल और लाउडनेस। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है बीटा बराबर, लाउडनेस का फॉर्मूला था log base 10 I upon I naught। ये where I naught is, where I naught is threshold। क्या है? threshold intensity। सर ये क्या threshold intensity है ना, and its value is, its
value is I naught is equal to 10 raised to power minus 12 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 12 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये वो सबसे मिनिमम साउंड है। ये क्या होती है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या होती है? मिनिमम इंटेंसिटी। क्या है? मिनिमम इंटेंसिटी that can be heard, minimum intensity that can be heard by human ear, मानवीय कान द्वारा सुनी जा सकने वाली ये मिनिमम इंटेंसिटी है। इससे छोटी साउंड मैं नहीं सुन सकता हूं। याद है बचपन में टीचर बोलता पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है क्लास में, ये वो पिन के गिरने की आवाज की साउंड है। अगर पिन के गिरने की आवाज भी हमारे कान को सुनाई देती है, बस ये लास्ट है वो मेटेलिक पिन। इससे छोटी जैसे कागज का टुकड़ा फाड़ के गिरा हुआ मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसकी साउंड इससे कम होगी। अब तेरे टीवी की, तेरे टेप रिकॉर्डर की, तेरे चिल्लाने की साउंड की जो भी इंटेंसिटी हो यार, तेरे को साउंड लेवल पता पड़ जाएगा डेसिबल में। इन डेसिबल यूनिट क्या होगी? यूनिट डेसिबल बोलते बेटा। मेरे इंग्लिश स्पेलिंग नहीं आती मेरे नाम डेसिबल। सर एक बार क्वेश्चन करा दो, ये देख सुनना। if intensity of a sound source is 10 raised to power 7 sorry 10 raised to power minus 7 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये तेरी फुसफुसाहट है तो इसके साउंड लेवल बताओ। साउंड लेवल या लाउडनेस साउंड लेवल। तो बोलो कैसे करेंगे? बस ये ना फॉर्मूला। तो साउंड लेवल भी निकाल कर ये बेटा लाउडनेस और साउंड लेवल निकाल। ये देख सॉल्यूशन। तो बोल दो साउंड लेवल बीटा इज इक्वल टू 10 log base 10 I upon I naught मेरे लाल। आजा 10 log base 10 I कितना 10 की घात माइनस 7 और 10 की घात माइनस 12 है तो बाय डिफॉल्ट रटी भी मेरे है ना। ये तो याद ही होनी चाहिए थ्रेशोल्ड। मेरे कानों द्वारा सुनी जा सकने वाली मिनिमम साउंड ये 10 की पावर 5 आ गया क्या प्लस का? 12 7 5 ये तो ये 50 डेसिबल। तो जब इतनी फुसफुसाहट होगी तो उसके साउंड का साउंड लेवल 50 डेसिबल होगा। तो मेरे को 50 डेसिबल की साउंड सुनाई देगी। तो मेरे टीवी का वॉल्यूम अगर इतना या इंटेंसिटी टीवी इतनी एमिट कर रही है तो मेरा कानों पे गिरने वाला साउंड लेवल ये होगा 50 डेसिबल। अच्छा और सुनो, इसमें एक और क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन पूछा पेनफुल एक और होती पेनफुल। ये तो होती थ्रेशोल्ड मिनिमम इंटेंसिटी जो मैं सुन सकता हूं। एक होती मैक्सिमम पेनफुल इंटेंसिटी। क्या होती है? पेनफुल मतलब दर्द देने वाली पेनफुल इंटेंसिटी। ये अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है हमारे कानों की क्षमता पे। पेनफुल इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी that can be heard by human ear ठीक है। मानवीय कान द्वारा सुनी जा सकने वाली सबसे ज्यादा इंटेंसिटी और ये होती है बेटा आई मैक्सिमम। बेटा कान का पर्दा पड़ जाएगा। आई मैक्सिमम कानों में से खून निकलने लगेगा। ये 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये लास्ट इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं। समझ गए? उसके बाद दर्द पैदा है। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा है एंड में बता दूं मैं को सुनना। फाइंड आउट साउंड लेवल। फाइंड आउट ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। फाइंड आउट साउंड लेवल। आज के टाइम का साउंड लेवल ऑफ फर्स्ट थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी सेकंड पेनफुल इंटेंसिटी। ये जो पेनफुल इंटेंसिटी ना बेटा ये अपने वो जो सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चर वहां पे निकलती है। वहां पे इसके आसपास इतनी नहीं, इसके आसपास वो ध्यान रखते हैं इस बात का कि पेनफुल इंटेंसिटी से कम रखें। बेटा नहीं तो बर्बाद हो जाएगा ना। लोग जो देखना है खुशी खुशी आएंगे, रोते रोते जाएंगे। पेनफुल इंटेंसिटी ठीक है ना। तो वो ध्यान रखते हैं। एक बार ऐसा हो गया था 1960 से 70 के बीच में जब नासा ने कोई सैटेलाइट प्रोजेक्ट करा था और उसमें इंटेंसिटी से ज्यादा निकली थी। कई लोग मेरे हो गए थे। ध्यान रखना। रो रहे हैं अभी तक। आएगा देखो। तो यहाँ पे अपने को इसका साउंड लेवल निकालना है। तो बोलो बेटा पहले का साउंड लेवल लो बेस 10 ये भी आई नोट हो गया, ये भी आई नोट हो गया। दोनों 10 की घात माइनस 12 हो गए ना। तो देखो इसका साउंड लेवल लो 1 0 होता है। 0 आ गया तो 0 dB होता है। ध्यान रखना थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का साउंड लेवल 0 dB होता है और पेनफुल इंटेंसिटी का साउंड लेवल 10 लो बेस 10 आई अपॉन 10 की घात माइनस 12 और यहाँ पे लिख दो 1 वॉट। ये 1 से घटा दो 10 की घात 12 ऊपर चला गया 12 आ गया 120 dB। ये याद होना चाहिए तेरे को। हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकने वाली मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी बता दी और उनकी साउंड लेवल होती है 0 dB। तो हमारा कान 0 dB से लेके 0 डेसिबल से लेके 120 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ज्यादा पे बहरा हो जाएगा, इससे कम में तो आवाज नहीं सुनाई देगी।
ये हो गया साउंड का हिसाब किताब बेटा। तो लाउडनेस के बारे में बताया, दो सोर्स की लाउडनेस कंपेयर करेंगे अपन अगले टर्न पे, ठीक है, दो सोर्स की लाउडनेस कंपेयर करेंगे। हाँ बेटा, कल अपन ने बात करी थी कि लाउडनेस क्या होती है, ठीक है। लाउडनेस अपन ने कल जो देखी थी वो देखी थी सिंगल सोर्स की, किसकी देखी थी, सिंगल सोर्स की लाउडनेस देखी थी, और उसमें भी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बताई थी मैंने 10⁻⁻12 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी वो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो हमारा कान सुन सकता है मिनिमम, और एक पेनफुल इंटेंसिटी मैक्सिमम देखी थी अपन ने ह्यूमन ईयर के लिए 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमारा कान सुन सकता है, ये वो मिनिमम इंटेंसिटी जो हमारा कान सुन सकता है। इन दोनों की साउंड लाउडनेस अपने साउंड लेवल भी निकाला था 0 dB, और इसका निकाला था 120 dB, याद है, अरे बोल, ठीक है। अब देखो साउंड सोर्स के हिसाब से साउंड फैलती है, हालांकि इसकी मैं वेव ऑप्टिक्स में बात ज्यादा करूंगा, वेव फ्रंट वगैरह पढ़ाऊंगा जब। तो साउंड सोर्स के हिसाब से साउंड फैलती है। जैसे पॉइंट सोर्स है, ए इधर देख, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स में साउंड फैलेगी स्फेरिकल, ये अपन वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स की साउंड पूरे स्फीयर में फैलती, जो एक साथ निकली पूरे स्फीयर पे, तो उसकी इंटेंसिटी दूर जाने पर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। तो जैसे जैसे साउंड किसी पॉइंट सोर्स से दूर जाएगी, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो 4 r स्क्वायर एरिया में फैलेगी। कितना एरिया होता है किसी स्फीयर का, आर रेडियस के स्फीयर का 4 r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे ही लीनियर साउंड सोर्स होता है, जैसे आप देखते हो इतने बड़े-बड़े लाउड स्पीकर आते हैं, लीनियर लाउड स्पीकर, तो उनकी जो साउंड फैलेगी बेटा वो सिलेंडर पे फैलेगी। किस पे फैलेगी? सिलेंडर पे। तो आर रेडियस के सिलेंडर पर ये देखो इंटेंसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि इसका कर्ड एरिया 2πr होता है, एल इज लेंथ ऑफ दैट साउंड सोर्स। ये देखो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की लाइट सिलेंडर पे फैलती है, तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये दो याद रखो, क्योंकि इंटेंसिटी कई बार तो तेरे को डायरेक्ट देगा, कई बार कंपेयर कर पाएगा। अभी अपन इसको काम में लेंगे। चलो अभी अपन एक बात और यहां से करते हैं, इधर देखो, यहां से कंपैरिजन और सिखाता हूं मैं तेरे को, सुनना ध्यान से, ठीक है। तो ये बात कर समझ में, ये सिंगल सोर्स की। अब देखो अगर दो सोर्स है, एक साउंड सोर्स की साउंड लेवल β1 है और उसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरा साउंड सोर्स है उसका साउंड लेवल β2 और इंटेंसिटी I2 है, तो देखो इनमें कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये तो था मैंने थ्रेशोल्ड से कंपेयर करा कि मिनिमम साउंड से मैं कितना खतरनाक हूं, वो कंपेयर करा। एक साउंड सोर्स कितना खतरनाक है वो कंपेयर करा। तेरे टीवी तेज चल रही है धीरे चल रही है वो कंपेयर करा। अब अपन बात करते हैं दो साउंड सोर्स को कंपेयर करते हैं, तेरी टीवी फलाने की टीवी, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन, है ना, उनको कंपेयर करते हैं। तो देखो यहां लिखते हैं अपन β1 बराबर 10 log base 10 I1 upon I0, इक्वेशन 1। β2 इक्वल टू 10 log base 10 I2 upon I0, β2 ये। तो ये दो साउंड सोर्स की वो है क्या नाम, साउंड लेवल। अब यहां पे सब्ट्रैक्ट कर β2 माइनस β1 और इसको सोल्व करते बेटा, मेरे पास इतना समय नहीं है बेटा, क्रैश कोर्स है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो I2 होगा, ये log m/n की प्रॉपर्टी लगाई तो ये आ जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो साउंड सोर्स की साउंड लेवल का डिफरेंस बराबर होता है 10 log base 10 I2 upon I1, where I2 is intensity of second source and I1 is intensity of first source। ये कंपैरिजन बिटवीन साउंड लेवल ऑफ टू साउंड सोर्स है, ठीक है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं तेरे को कुछ मूल मंत्र, कुछ ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं बेटा, वो सीधे चलाना अपने को एग्जाम में, ठीक है। देख क्या है, बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूं, देखो इनको डायरेक्ट यूज करना, ठीक है बेटा, इनको डायरेक्ट यूज करना मेरे लाल, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने का एग्जाम में टाइम मिलेगा, और ये चीजें भी काम में लेंगे अपन, है ना, अभी बढ़िया शानदार काम में लेंगे। इधर सुनना, देखो बेटा, ये पहले साउंड की इंटेंसिटी, सोर्स की इंटेंसिटी है दूसरे की। मान लो ये एक साउंड सोर्स है ना, और ये दूसरा साउंड सोर्स है। एक साउंड सोर्स से मान लो साउंड आ रही है, उसकी इंटेंसिटी है ना I0 है, और उसका साउंड लेवल है 10 dB। अगर मैंने इंटेंसिटी, दूसरे साउंड सोर्स की इंटेंसिटी I2 is 10 times I1, इसकी जो इंटेंसिटी है, एक साउंड सोर्स की इंटेंसिटी I1 है, I1 वाले का साउंड लेवल 30 dB है, और I2 बराबर 10 I1 है, 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी इसकी, I1 बराबर I0 है, I है, और इसकी 10 I है, I2 बराबर 10 I। तो बताओ इसकी साउंड लेवल कितना होगा ये बताना है। सुनना, एक साउंड सोर्स का साउंड लेवल 30 dB है और इंटेंसिटी I है, दूसरा उससे 10 गुना ज्यादा इंटेंस है, तो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ 10 गुना फैक्टर बढ़ाने पर क्या होगा। अगर किसी साउंड सोर्स की इंटेंसिटी 10 गुना ज्यादा है किसी दूसरे से, तो देखो क्या होगा। मैं ये बोल दूं क्या, यहाँ पे देख मेरे लाल, 10 log base 10, ये हो जाएगा 10 I, ये हो जाएगा I। एक साउंड सोर्स की इंटेंसिटी I है, दूसरे की 10 I, ये कट गया I से I। जिसकी 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी है वो यहां से log 1 दे देगा,
देखो 10 10 10 10 लो बेस और पावर सेम रहती है तो 10 10 ये 1 दे देगा और जैसे यहां से 1 आएगा तो 10 into 1 10 तो क्या मैं बोल दूं बीटा 2 माइनस बीटा 1 बराबर 10 यानी कि बीटा 2 विल बी बीटा 1 प्लस 10। यहां से मेरे एक रिजल्ट निकल गया। अगर किसी साउंड सोर्स की इंटेंसिटी 10 टाइम्स कर दी जाए, अगर किसी साउंड सोर्स की इंटेंसिटी 10 टाइम्स कर दी जाए तो उसका साउंड लेवल 10 dB से बढ़ जाता है, उसका साउंड लेवल 10 dB से बढ़ जाता है। समझ गए? तो क्या मैं इसको फॉर्मुलेट करके लिख दूं इतनी रामायण गाने की बजाय? ठीक है, देख यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ए पहला पॉइंट, इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड सोर्स पहला इज इंक्रीज्ड यहां से पहला बाय फैक्टर 10 मतलब 10 गुना करते हैं, फैक्टर 10 then its sound level या loudness sound level will increase by 10 dB। ये 10 टाइम्स नहीं होगा, 10 dB से बढ़ जाएगा। अच्छा मैं 100 टाइम्स कर दूं तो बाय फैक्टर 100 then बोलो तब क्या होगा? ये 100 कर दो, कुछ मत करो, ये देख यहां आई लिखते हैं और यहां 100 आई लिखते हैं, लिख बेटा यही कर रहा हूं मैं। तो आई से आई गया 100 और 100 क्या होगा 10 की पावर 2 और जैसे 10 की पावर 2 होगी 2 आगे आ जाएगा तो मैं बोल दूं 20 आ जाएगा। तो यहां से बोल दूं 20 dB से। ये देखिए ना बेटा बीटा 2 माइनस बीटा 1 बराबर 100 तो यहां से 100 10 की पावर 2 तो 20 आ जाएगा ना 20 dB। तो बोल दूं बीटा 2 विल बी, तो मैं बोल दूं भाई 20 dB। अरे ये देखिए ना बीटा 2 विल बी बीटा 1 प्लस 20 तो 20 dB से बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसे 1000 कर दूं तो बेटा ज्यादा मत कर, क्रैश कोर्स है बाय 30 dB बहुत है इतना। देखो ना 1000 कर दोगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 10 की पावर 3 आगे आ गया तो ये 30 dB। अरे बोल मेरे लाल समझ में आ गया क्या? वापस लिख दे सर ये तो समझ में आ गया। अगर डबल कर देता सर बाय फैक्टर 2 कर देता, ये देख डबल ये कर दे डबल आई ये 2 है, जैसे डबल कर दोगे आई से आई कैंसिल और लॉग बेस 10 2 कितना होता है 0.3010 मैं 0.3 लिखते हैं बायोलॉजी 0.3010 जोड़ 0.3 तो 3 dB बढ़ जाएगा। तो बोल दूं अगर डबल कर दे तो बाय 3 dB। अच्छा अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो फैक्टर 4 से बढ़ा दूं तो बाय ये देख यहां 4 कर, यहां 4 करोगे बेटा थोड़ा सा जल्दी करो, 4 करोगे 2 की पावर 2 आ गई 20 into 0.3 तो ये आ जाएगा 6 dB। क्लियर है? तो ये याद होना चाहिए। तो मैं बोल दूं साउंड सुनो फाइनल, जब साउंड सोर्स की इंटेंसिटी 10 गुना कर दूंगा हर 10 टाइम्स पे 10 dB बढ़ता जाएगा, हर 10 टाइम्स पे 10 dB साउंड लेवल बढ़ेगा। 10 टाइम्स 10 dB 100 टाइम्स 20 dB, 2 बार 10, 1000 टाइम 3 बार 10 बढ़ेगा, डबल 3 dB, डबल करने पर 3 dB, 10 टाइम्स करने पर 10 dB, डबल करने पर 3 dB, 10 टाइम्स करने पर 10 dB। ये चार्ट बन गया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है ना, इसको याद रखेंगे सर हम जिंदगी भर याद रखेंगे सर, हम अपना नाम भूल सकते हैं इस चार्ट को नहीं भूलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। जब किसी साउंड सोर्स की इंटेंसिटी 10 गुना साउंड लेवल 10 dB बढ़ जाएगा, 2 गुना साउंड लेवल 3 dB बढ़ जाएगा। दिमाग लगाते हैं, आओ दिमाग लगाएं सर, कहां से लाएं? अरे कहां से क्या लाएं? दिमाग लगाएं सर, कैसे लगाएं दिमाग? इधर देख सुनना एग्जाम्पल, इफ साउंड लेवल बेटा ध्यान से धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं। साउंड लेवल ऑफ ए साउंड सोर्स having intensity I is 40 dB। एक साउंड सोर्स जिसकी इंटेंसिटी I है उसकी वजह से साउंड लेवल 40 dB है। then sound level of a sound source having intensity 10I या 20I कर दो, 20I will be। एक साउंड सोर्स जिसका साउंड लेवल 10 dB है, सॉरी दूसरे को बंद कर दो, जिसका साउंड लेवल
40 dB है, जिसका साउंड लेवल 40 dB है ना। अगर एक दूसरा साउंड सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी 20 आई है, उसका साउंड लेवल बताना आपको, ये 40 dB है, 20 आई है, ठीक है, तो साउंड लेवल देखो कितना आ जाएगा, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूले से करो तो 10 लोगे 10 I2 अपॉन I1, है ना, ये I लिखोगे और यहाँ 20 I लिखोगे। मैं तेरे को डायरेक्ट बता देता हूँ, ये नो डाउट आप इससे करो, ये करोगे 2 into 10 करके log m plus n से एक्सपेंड कर दो। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ ना तेरे को, तेने 20 टाइम्स कर दी, तो देख मैं ये बोल दूँ 20 टाइम्स का मतलब एक बार तो 10 गुना करी और एक बार 2 गुना करी, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, उस 20 को मैं बोल दूँ 10 टाइम्स देन 2 टाइम्स, एक बार 10 गुना करी और एक बार 2 गुना करी। अब देख जब इंटेंसिटी आई थी, है ना, आई थी, तो वो तो आई थी तब साउंड लेवल 40 dB था। अब 20 टाइम्स में तेरे पहले 10 गुना करी तो 40 से 10 बढ़, देखो जैसे ही इंटेंसिटी 10 टाइम्स होती है साउंड लेवल 10 बढ़ जाता है, तो 40 से 50 dB हो गया। जैसे यार जैसे इंटेंसिटी 10 गुना करी साउंड लेवल 40 से 50 हो गया। उसके बाद जैसे ही तेरे 2 टाइम्स करी तो मैं बोलता हूं 3 dB और बढ़ गया। बेटा पहले 10 गुना करी तो 40 से 50 हो गया और फिर 2 गुना करी तो 50 से 53 हो गया ना बेटा, तो टोटल साउंड लेवल 53 dB आ गया ना। तू सो फॉर्मूले से करेगा तो 20 को 10 into 2 लिखेगा तो log 10 plus log 2 बन जाएगा, तो 10 हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा 0.3, 1.3, तो ये 13 dB बढ़ तो गया। तो मैं बोल दूं 20 गुना करने में 10 into 2 कर दूंगा, एक ट्राई कर, एक और ट्राई कर, 40 dB आई, यहाँ पे कर दे 80 आई या 800 आई कर दे, चल अब सोच कर, बोल कैसे करेगा, देख अब मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर सुनना बेटा, बहुत ही तगड़ी चीज है, सुनो। आई साउंड लेवल 40 dB, 800 की जगह तो 100 आई, तो वो तो यहाँ पे 20 dB, 20 dB बढ़ेगा, 20 dB बढ़ जाएगा 20 dB, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 60 dB। फिर कितना हो जाएगा ये 800, फिर कितना 8 गुना कर दूं 8 टाइम्स, ये कर दिया 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, फिर कर दिया 8 टाइम्स, तो हम बोलते यहाँ से 8 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 3 बार दो, अरे 8 टाइम्स मतलब 2 की पावर 3, तो हम बोलते 9 dB, 9 dB, क्योंकि हर डबल करने पर 3 dB बढ़ती है, तो मैं बोल दूं 8 गुना करने पर 9 dB बढ़ेगा, तो ये 9 dB, तो ये टोटल हो जाएगा 69 dB। अरे बोल, तो साउंड लेवल 69 dB बढ़ जाएगा, सॉरी 69 dB हो जाएगा, क्योंकि 20 टोटल 20 dB यहाँ बढ़ा और 9 dB 29 dB बढ़ गया, तो 40 से 29 dB बढ़ गया 69 dB हो गया। कर लोगे। एक इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एम्स में पूछा, सुनना। हाँ इधर देख, एम्स में पूछा एक 50 बच्चों का क्लासरूम है, कितना 50 स्टूडेंट क्लासरूम, यहाँ से जो साउंड आ रही है उसकी साउंड लेवल 70 dB है, ये शोर कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे बच्चे, 50 बच्चों का क्लासरूम है, उसमें बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो उसका जो साउंड लेवल बाहर आ रहा है वो आ रहा है 50 dB, कितना आ रहा है 50 dB। अब ये शोर तो हो रहा है, 50 dB का साउंड लेवल आ रहा है, ठीक है। अब अगर इस क्लासरूम में बच्चों की सेम टाइप के बच्चे और यहाँ पे ये इंटेंसिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ ईच स्टूडेंट इज आई, है ना, यहाँ पे दोनों जगह, ये दोनों जगह। अब यहाँ पे 100 बच्चे हो जाए, है ना, 100 स्टूडेंट हो जाए, तो बताओ साउंड लेवल कितना होगा, साउंड लेवल। अब देखो बच्चे डबल हो गए, बच्चे डबल हो गए, पहले 50 बच्चों की क्लासरूम थी, इंटेंसिटी आई बच्चे हर स्टूडेंट की आई थी तो 50 आई आ रही थी, अब 100 बच्चे हो गए, तो वो तो 100 बच्चों की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, तो वहां पे इंटेंसिटी जितनी आ रही थी डबल, और इंटेंसिटी डबल, मैं बोलूं इंटेंसिटी डबल, क्यों बच्चे डबल, इंटेंसिटी डबल, और इंटेंसिटी डबल तो मैं बोल दूं क्या, साउंड लेवल B माइनस 70, पहले 70 dB था, और इंटेंसिटी डबल A I से I डैश से 2 I डैश, और इंटेंसिटी डबल तो मैं बोल दूं साउंड लेवल 3 dB बढ़ जाएगा, 3 dB बढ़ेगा, तो बोल दूं यहाँ से B माइनस 70 इज इक्वल टू 3 dB, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा बराबर 73 dB। तो जो साउंड लेवल पहले 70 dB हुआ करता था वो बढ़ के 73 dB हो जाएगा। समझ गए क्या बेटा? तो जैसे जैसे साउंड लेवल सॉरी इंटेंसिटी बढ़ती है साउंड लेवल बढ़ता है, इंटेंसिटी घटती है साउंड लेवल। इधर देख, ये एक साउंड सोर्स है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता हूं। साउंड सोर्स है, इससे 1 मीटर दूरी पर, कितनी 1 मीटर दूरी पर साउंड लेवल बीटा 1, साउंड लेवल 50 dB, कितना
किसी साउंड सोर्स से 1 मीटर दूरी पर, पॉइंट साउंड सोर्स है, किससे? पॉइंट साउंड सोर्स है। याद है मैंने सिखाया था तेरे को, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो बता रहा हूं, है ना, 50 dB है। तो यहां से 10 मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर साउंड लेवल कितना होगा? मीटर। और एक और करो, 2 मीटर दूरी पर कितना? ये 2 मीटर दूरी पर, ये मीटर है, ये 2 मीटर, ये 10 मीटर। अब सुनना, चूंकि ये पॉइंट साउंड सोर्स है, तो क्या मैं बोल दूं अगर यहाँ इंटेंसिटी आई थी तो यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा? I is inversely proportional to R square। तो वो तो R से पहले कर दिया 10 1 मीटर से 10 मीटर, 1 मीटर से 10 मीटर, तो वो तो इंटेंसिटी I से I/100 हो जाएगी। देख ले बेटा, I is inversely proportional to R square। देख तो, अगर आप किसी पॉइंट सोर्स से 10 गुना ज्यादा दूर चले जाते हो, 10 टाइम्स ज्यादा दूर चले जाते हो, तो इंटेंसिटी बाई 100 हो जाती है। कितनी हो जाती है इंटेंसिटी? बाई 100। और इंटेंसिटी अगर 100 के फैक्टर से घट गई, याद है अभी तक मैंने पढ़ा था, बाई इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय फैक्टर 10, फैक्टर 100, फैक्टर 1000। यहाँ पे इंटेंसिटी इज डिक्रीज बाय फैक्टर 10, फैक्टर 100। तो बोल दो अगर 100 के फैक्टर से इंटेंसिटी कम हो गई, तो बोल दो साउंड लेवल 20 dB कम हो जाएगा, 20 dB कम, क्योंकि ये देख 100 ऊपर जाके 10 की पावर -2 बनाएगा, और वो पावर आगे आएगी तो बाहर -2 बाहर आएगा, तो 20 dB कम हो जाएगा, -20 आ जाएगा, तो वो तो 20 dB कम हो जाएगा। तो वो तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोल? कम। तो वो तो साउंड लेवल आ जाएगा β2 = β1 - 20 dB, और ये आ जाएगा बेटा 50 dB -20 dB, एंड दिस इज 30 dB। तो आपको 30 dB साउंड लेवल सुनाई देगा। कितना साउंड लेवल सुनाई देगा? 30 dB। कहां पर? यहां से 10 मीटर दूरी पर। अब 2 मीटर दूरी पे आओ, 2 मीटर दूरी पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो साउंड लेवल? अभी करते हैं। तो बोलो यहाँ पे इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी बोलो? तो 1 मीटर से 2 मीटर कर दी, तो बोलो ये R बराबर 1 मीटर से 2 मीटर कर दिया, तो साउंड इंटेंसिटी I से कितनी हो जाएगी? I/4। I is inversely proportional to R square। अगर आपने डिस्टेंस डबल कर दी है, डबल, और जैसी दूरी डबल करी इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, और 1/4 हो जाएगी तो मैं बोलता हूँ बीटा विल डिक्रीज बाय 4 dB, 6 dB। हर 2 पर, हर हाफ पर 3 dB कम होगा, 3 dB। याद है डबल करने पर 3 dB बढ़ा था, तो आधा करने पर 3 dB घटेगा, क्योंकि पावर ऊपर जाके 2 की पावर -1 होगी, तो -1 बार आएगा, तो log base 10 2.3 बन जाएगा, और 10 बार होगा तो 3 कम हो जाएगा, तो हर 3 पे 6 dB कम हो जाएगा। तो बोलो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे बोलो तो कितनी हो जाएगी बोलो? 50 dB -6 dB। देखा ना यहाँ पे I/4, तो 6 dB कम हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 dB। कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा? शाबाश। तो जैसे जैसे डबल दूरी होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस डबल, इंटेंसिटी 1/4 तो 6 dB कम हो जाएगा, 2 बार 3 dB। डिस्टेंस 10 टाइम्स, इंटेंसिटी 1/100 तो 20 dB कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, तो 10 के फैक्टर 2 के फैक्टर याद रख लो, और इधर 10 का फैक्टर 2 का फैक्टर उल्टा याद रख लो, बस ये कर दोगे तो सारा काम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 1 dB की डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना बेटा, एक डेफिनेशन बताऊं, फिर एक क्वेश्चन करा रहा हूं आज का लास्ट। डेफिनेशन 1 dB सुनना हो। if intensity of source of any source is increased by 24%, कितना? 24%, then its sound level will increase, या यू लिखो to increase sound level by 1 dB, we have to increase, intensity will be increased, we have to increase intensity by 24%। किसी भी साउंड सोर्स की इंटेंसिटी आप अगर 24% बढ़ा दोगे तो उसका साउंड लेवल 1 dB बढ़ जाता है।
क्या समझ लो 1 dB साउंड लेवल बढ़ाना है तो 24% आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 24%। अब इसमें क्वेश्चन देखना हो, ठीक है, इधर देखना हो, इफ साउंड लेवल of a 50 student classroom is 70 dB, then what will be sound level of then how many student must be enter in classroom to increase sound level by 1 dB by 1 dB। इस क्लासरूम का साउंड लेवल जो बाहर 70 dB था उसको 1 dB बढ़ाने के लिए कितने बच्चे और एंटर कर जाने चाहिए क्लास में? पहले 50 बच्चों की क्लासरूम का साउंड लेवल 70 dB था, कितने बच्चे अंदर और एंटर कर जाएंगे साउंड लेवल 1 dB बढ़ जाए? अब सुनना ध्यान से हो, मेरे को 70 dB से 71 dB करना है, 71 dB, तो मैं बोल दूं 1 dB बढ़ाने के लिए 24% बच्चे एंटर करने चाहिए, 24% स्टूडेंट। और देखो 24% स्टूडेंट कितने जाएंगे, तो बोल दूं 24% स्टूडेंट का मतलब कितना हो गया, तो बोल दूं 50 का 24%, तो कितना आ जाएगा बोलो? तो 50 into 24 by 100 is equal to 12। तो 12 नए बच्चे एंटर करेंगे क्लास में, 12 स्टूडेंट। तो 12 नए स्टूडेंट आप क्लास में एंटर करवा दो तो आपका साउंड लेवल 1 dB से बढ़ जाएगा। 12 नए बच्चे क्लास में एंटर करेंगे कि साउंड लेवल 1 dB से बढ़ानी, ठीक है? 12 नए बच्चे 26% का एकदम जरूरी है, 24 नहीं 26% होता है। कितना होता है? 26% होता है ना? एक बार वो देख लेना बेटा, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना टाइम मैनेज में करो। 26% तो ये 13 नए स्टूडेंट आ जाएंगे। कितने बच्चे आ जाएंगे? 13 नए, है ना? तो 26% इंटेंसिटी, सॉरी 24% याद रखिएगा, 26% इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। 1 dB साउंड लेवल बढ़ाने के लिए कितनी इंटेंसिटी? 26% इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप जैसे 26% इंटेंसिटी बढ़ा दोगे आपका साउंड लेवल 1 dB बढ़ने वाला है। आप जैसे 26% इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपका साउंड लेवल 1 dB बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको साउंड लेवल समझ में आ गया, क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ पे पॉइंट सोर्स की जगह लीनियर सोर्स होता था बेटा, एक क्वेश्चन को देखो, ओरली कर देना, ये लीनियर सोर्स है ना, ये लीनियर सोर्स है, ये लीनियर सोर्स है। यहां से 1 मीटर दूर यहां पे साउंड लेवल है 40 dB, तो 2 मीटर दूरी पे बताओ, 2 मीटर दूरी पे यहां कितना होगा? 2 मीटर दूरी पे लीनियर सोर्स है ना, 40 dB 2 मीटर दूरी पे, तो बोल दो R बराबर 1 मीटर से 2 मीटर हो गया डबल, तो बोल दो इंटेंसिटी I से I/2 हो जाएगी। क्यों? I इनवर्स की प्रोपोर्शनल टू R, और इंटेंसिटी आधी हो गई तो 3 dB कम हो जाएगा, तो 40 से 3 dB कम हो जाएगा 37 dB, खत्म। 37 dB, क्लियर है क्या? सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, हम तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको पता ही है सर, हमारे को तो आप जानते हो बहुत अच्छे से सर, हमारे जितना होशियार तो दुनिया में कोई नहीं है सर। तो सर ये कर लेंगे। तो बेटा ये अब मेरी तरफ से आपके देखो, अब साउंड में हमने क्या क्या कवर कर लिया, थोड़ा सा समराइज कर लेंगे। साउंड में हमने बेटा बात कर ली किस किस की, तो हमने साउंड में बात कर ली। सबसे पहले देखो साउंड को अपन ने कैटेगराइज कर दिया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोपोगेटिंग और स्टैंडिंग, एनर्जी के प्रोपोगेट होने के हिसाब से 3 टाइप्स अपन ने कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को देख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने देख लिया प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव पे क्वेश्चन कर लिए, नोड एंटी नोड है ना, देख लीजिए वो। फिर स्ट्रिंग पर वेव देख लिया अपन ने, मास वाली स्ट्रिंग और बिना मास वाली स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग और मास वाली स्ट्रिंग दोनों पे देख लिया, ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन करना आता है। फिर हमने वेव की जो प्रोग्रेसिव वेव से साउंड की स्पीड निकाल, सॉरी प्रोग्रेसिव वेव से अपन वेव की स्पीड निकाल लेते थे और उससे फिर टेंशन और वो पता कर लेते थे, ठीक है। फिर अपन ने सॉलिड लिक्विड, फिर अपन साउंड पे है, मैकेनिकल वेव पे है, साउंड पे लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव पे, फिर अपन ने उसमें पढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव के बीच में फेज डिफरेंस π/2 होता भी अपन ने आज याद करा। एक डेल्टा पी नॉट एक्सेस प्रेशर, मेरे बोलने से जो मीडियम में एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा या प्रेशर वेरिएशन आएगा उसका फार्मूला होता है डेल पी नॉट बराबर BK सर, BKS,
K 2 पाई बाय लैम्डा से निकाल लोगे, इन चार में से तीन चीज देके एक पूछेगा बता दिया। दोनों के बीच में पाई बाय 2 का फेज होता है। डिस्प्लेसमेंट जब 0 होता है तो एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम होता है, या तो पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है या नेगेटिव में, या तो कंप्रेशन बनता है या रेयरफेक्शन बनता है। तो जहां डिस्प्लेसमेंट 0 वहां कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनेंगे, ध्यान रखना। और जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पे प्रेशर वेरिएशन 0 होता है, कोई चेंज नहीं आता प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कर लोगे। उसके बाद अपन ने साउंड की स्पीड पढ़ी अलग अलग मीडियम में, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में अंडर रूट यंग मॉडुलस अपॉन रो, लिक्विड में बल्क अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो, ठीक है। अच्छा, अपन ने सोनार सिस्टम, अपन ने तीन साउंड को तीन कैटेगरी में बांटा था, इंफ्रा, अल्ट्रा और ऑडिबल। अल्ट्रासोनिक के यूज बता दिए थे मैंने, एक तो इको लोकेशन में बेट यूज करता है, और एक मैंने बता दिया था सोनार सिस्टम में, उस पर न्यूमेरिकल भी कराया था, ठीक है, और एक उसमें क्रेक पता लगाने में, है ना। उसके बाद इंफ्रासोनिक कुछ एनिमल सुन सकते बता दिया, अर्थक्वेक में प्रोड्यूस होती है। ऑडिबल साउंड हम सुन सकते बता दिया था, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, है ना, 20 से 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी अपन ने सॉलिड लिक्विड गैस में, फिर गैस में साउंड की स्पीड देखी थी। अच्छा, उन पे तो न्यूमेरिकल एक करा दिया था, बहुत आसान है, सीधा यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस देगा। गैस में अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होती है। न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस माना था, लाप्लास ने एडियाबैटिक माना था। जब न्यूटन ने आइसोथर्मल माना तो उसका बल्क मॉडुलस बराबर पी आया था, लाप्लास ने एडियाबैटिक माना था तो उसका बल्क मॉडुलस बराबर गामा पी आया था। कैसे आया था? इलास्टिसिटी से। कैसे? डेल पी अपॉन डेल वी बाई वी से। वो अपन अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे। फिर इन दोनों से अपन ने फर्दर सॉल्व करा। देखो न्यूटन का फॉर्मूला आ गया था अंडर रूट पी बाई ओ, लेकिन ये स्यूडो फॉर्मूला है, ये बेवकूफ बनाने वाला फॉर्मूला है। इसको देख के ऐसा लगता है प्रेशर 4 गुना कर दूंगा तो साउंड की स्पीड 4 डबल हो जाएगी। नहीं, गलत है, चेंज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी भी 4 टाइम्स हो जाती है। याद आया पीवी बराबर एनआरटी से कराया था, पीवी बराबर कांस्टेंट से। प्रेशर 4 गुना होगा तो वॉल्यूम 1/4 होगा, तो डेंसिटी 4 टाइम्स होगी, तो 4 से 4 कट जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड doesn't depend upon pressure in isothermal process। तो according to न्यूटन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। फिर इसको फर्दर सोल्व करा था, गामा RT बाई एम का रूट अंडर आया था। ऐसे उधर गामा RT बाई एम का रूट अंडर आया था। टी में टेम्परेचर केल्विन में रखना क्वेश्चन कराया था। गामा का क्या रखना याद है? मोनोडायटोमिक गैस देके कराया था। और मोलेकुलर मास, जितनी हल्की गैस उतनी तेज साउंड चलेगी, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी तेज चलेगी। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद आज अपन ने पढ़ा इको। इको सुनने के लिए कान में 2 वेव 0.1 सेकंड के डिफरेंस में गिरनी चाहिए, और इको सुनने के लिए ऑब्स्टेकल 16.5 मीटर दूर होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन 17 और 16 भी लिखा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन साउंड की स्पीड। आप तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना। 340 दी है एग्जाम में, तो 340 into 0.1 34 मीटर साउंड चल के आनी चाहिए, तो 17 जानी चाहिए और 17 आनी चाहिए, तो 2D बराबर 34, D बराबर 17। तो हमने इको, फिर इको पे 2-3 बेहतरीन क्वेश्चन किए, इको समझ में आ गया। फिर अपन ने क्या देखा बेटा? लाउडनेस। लाउडनेस में मैंने सिंगल सोर्स की लाउडनेस भी बता दिया आपको, और 2 सोर्स की लाउडनेस में कंपैरिजन भी कर दिया। 2 इंटेंसिटी याद होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलो कितनी होती है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर। पेनफुल इंटेंसिटी कितनी होती है? 1 वोट पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? ये दोनों चीजें देख ली। थ्रेशोल्ड और पेनफुल इंटेंसिटी से अपन ने क्या निकाल लिया था? सारे वो साउंड लेवल निकाल लिए थे। तो साउंड लेवल और इंटेंसिटी में रिलेशन देखा सिंगल सोर्स की। फिर 2 सोर्स में कंपेयर करा, उसमें अपन ने अलग अलग फैक्टर याद कर लिए, बाय फैक्टर 10, बाय फैक्टर 2, सारी बातें बता दी। ठीक है बेटा, अगले टर्म पे इसके आगे बात करेंगे। ओके बेटा, चलो ध्यान रखना अपना।